ब्रजेश मिश्रा का सादर चरण स्पर्श और सभी युवा साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम बोलते आए कि मैं ब्रजेश मिश्रा उर्वार पटना बिहार से। आज हम जय चाणक्य और जय परशुराम पर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बगैर जय चाणक्य बोले हुए शायद मेरा एक भी दिन गुजरता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसी परिस्थिति में जय चाणक्य तो है ही। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि 2 बजे जो मेरा टाइम था, हमारे युवा साथी देवव्रत गणेश जी, जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उन्हीं के लिए आज कई जगहों पे हम लोग गए थे। इसकी वजह से आज थोड़ा विलंब हो गया, 2 बजे से 4 बजे हो गया। अभी लगता है बहुत से साथी लोग शायद नहीं जुड़ पाए हैं, शायद समय परिवर्तन का असर हो सकता है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा आदत है, हम तो बोलेंगे जो हमको जो बोलना है। जो लोग भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों को जुड़ना चाहिए। और हम 5 मिनट पहले इधर उधर की ही बात पहले कर देते हैं, ताकि जो हमारे साथ जुड़े हुए भाई लोग हैं वो लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएं, ताकि जब किसी गंभीर विषय पे चर्चा हो तो हम अपनी बात को मजबूती से रख सकें। बहुत सी बात आती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कई विषय का दौर चल रहा है। विषय का दौर का मतलब यह है कि अभी हमारे बिहार के सपूत जो लद्दाख में, और ये भारत के कई राज्यों के भी सपूत चीन के गंदी हरकतों के वजह से शिकार हुए और वह अपनी भारत माता के लिए शहीद हो गए। वह एक विषय बहुत ही मजबूत और दमदार तरीके से, क्योंकि भारतीय सुरक्षा और एकता अखंडता का जो बात है उस पर चल रहा है सिस्टम। दूसरा, बिहार के जो युवा हैं, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आत्महत्या कर ली जैसा बताया जा रहा है, लेकिन उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके बीच इस बात की लहर है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि हमने पिछले अपने जो शुक्रवार को लाइव पे मैंने अर्धनग्न होकर आप लोग के बीच आकर अपनी बात, अपनी व्यथा, अपने समाज की व्यथा को हमने बताया था, सुनाया था। सबसे बड़ा बात है, तकलीफ इस बात का है कि पता नहीं हमारे अंदर या हमारे चाणक्य विकास मोर्चा के अंदर आखिर कौन सी ऐसी कमी है या कौन सा ऐसा चीज छूट रहा है जिसके वजह से लोग गंदी गंदी तस्वीर देखने के लिए, पोर्न वीडियो देखने के लिए, दूसरे पर टिप्पणी और व्यंग्यबान करने के लिए लोग समय देते हैं, लेकिन अपने समाज के महत्वपूर्ण मुद्दे को पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उनको कोई ख्याति नहीं मिलने वाली है, ना ही उनको कोई विशेष लाभ मिलने वाला है। बावजूद इसके आखिर हमारे अंदर कमियां क्या है? मैं अपने लोगों से जितने लोग जुड़े हैं, आज के फेसबुक लाइव से जो भी लोग जुड़े हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे मालूम है कि हमारे साथ कई बड़े पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक लाइव पर सीधा प्रसारण तो नहीं देखते, लेकिन बाद में वह वीडियो देखते हैं और हमें बताते नहीं। हम आग्रह करना चाहते हैं अपने तमाम युवा साथियों से कि वह अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और लोगों को जोड़े, अन्यथा आपका युवा कब वृद्ध काल में बदल जाएगा ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई राजनेताओं को हमने देखा है, क्योंकि मैं भी यहाँ से 20 से 25 साल के बीच के अंतराल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत 20 साल से अधिक का अनुभव है पत्रकारिता क्षेत्र में।
हमने ये महसूस किया है कि कई युवा साथी युवा से वृद्ध हो गए, उनको राजनीति में महत्वपूर्ण जो पार्टियां, जो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी आज के तारीख में भी राष्ट्रीय जनता दल है, भले ही उसकी सरकार ना हो बिहार में, पर राजद एक महत्वपूर्ण, जो कि बिहार में 2015 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभर के आई थी। दूसरी बड़ी पार्टी है यहाँ पे जदयू, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा आज के तारीख में अब कांग्रेस हो गया, जबकि एक समय था जब आजाद भारत के बाद से लेकर 40-45 वर्षों तक, 40 वर्षों तक लगातार उसकी ही पार्टी की सरकार बनती रही। आज बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, पप्पू यादव की पार्टी है, जीतनराम मांझी की पार्टी है, जनता दल सेकुलर है, भारतीय जन क्रांति दल है। ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है जो आज के तारीख में बिहार में काम। आज बड़ी पार्टियों का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य सब पार्टी से बात करेंगे। राहुल गांधी युवा की बात करेंगे, तेजस्वी यादव खुद युवा है, युवा की बात करेंगे, नीतीश जी तो वृद्ध हो गए हैं, और लेकिन बात युवा की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत को युवा प्रदेश, युवा देश के रूप में चर्चा करता है। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात होगी, क्योंकि मैं अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर लेता हूं, कुछ लोग और भी लोग भाई लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, ताकि हम अपने मानसून सत्र पर पटना की बदहाली पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बिहार की बदहाली पर भी चर्चा करेंगे, अब देश में जो चल रहा है उस पर भी बात हम लोग करेंगे। ऐसे बड़ा मैं धर्म संकट में हूं कि मेरा आज का विषय क्या है, क्योंकि अचानक से बगैर मैं कोई तैयारी का कोई फेसबुक लाइव नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पे आपके आशीर्वाद और स्नेह और माँ सरस्वती की कृपा से निश्चित तौर पे भगवान ने इतना बुद्धि दिया है, उससे मैं निश्चित तौर पे आपके अंदर सकारात्मक शक्ति भरने का पुरजोर कोशिश करूंगा। और हमारे कई योद्धा आते हैं, हमारे भाई लोग, कल प्रदीप पांडे जी आए थे, बहुत ओजस्वी विचार उन्होंने दिया, सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। लेकिन हम लोग पता नहीं किन कारणों की वजह से हम दोगले चरित्र वाले राजनेताओं का पूरा बयान सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आपके हिस्से के हिस्सेदारी की बात करने वाला जो भाई है, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको दरकिनार कर देते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने चाणक्य विकास मोर्चा ने हमारा जो मैंने बताया कि सीमांचल एरिया, सीमांचल क्षेत्र, जहाँ की छवि यह बताई जाती है कि यहाँ पे मुसलमानों का ही वर्चस्व है और मुस्लिम ही यहाँ से चुनाव जीत कर चला आता है और वही उसी को टिकट मिलेगा। वैसी स्थिति में अगर कोई राजनीतिक दल अगर अपने युवाओं के बारे में अगर कहती है तो युवाओं को ठगने के सिवा कुछ नहीं। और अब तो हास्यास्पद इतना हो गया है कि आप तमाम काम करिए, कोशिश करिए, आपको टिकट लेना हो तो 1 करोड़ रुपया से यात्रा शुरू हो रहा है। जैसे हमारे बिहार में दहेज से मुक्ति के लिए दहेज अधिनियम बनाया गया है, तो पार्टी को इन चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए कि अगर आपकी सरकार की आइडियोलॉजी, जब सरकार बनती है तो आपकी आइडियोलॉजी है कि दहेज मुक्त बिहार हो, शराब मुक्त बिहार हो, अपराध मुक्त बिहार हो, तो टिकट बंटवारे में पैसा मुक्त भी आपकी राजनीतिक पार्टी हो, इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन इसके लिए विचार करने के लिए कौन आएगा, कौन बात करेगा, इस दिशा में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, मैं उन लोगों पर कहना चाहता हूं कि पता नहीं उनके पास कहां से इतना अवैध संपत्ति आ जाता है कि वो 1 करोड़ रुपया देके, 2 करोड़ रुपया देके टिकट लेते हैं विधानसभा का। एमएलसी बनने के लिए 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। सांसद बनने के लिए तो क्या लगता है, अभी हाल ही में हुआ है, उसमें आप लोगों को जानकारी है। अगर हम वास्तव में अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो हम उस पैसे का सदुपयोग करके अपने उस बेरोजगार भाई को, अपने क्षेत्र के वृद्ध लोगों को, निःशक्त लोगों को, वैसे जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात की चिंता ज़्यादा सताती है कि हम कैसे काम करें, और यह चिंता भी जायज़ है, क्योंकि ये जो भारत और बिहार की जो जनता है उसको व्यक्तित्व नहीं, उसको राजनीतिक दल चाहिए, उसको काम करने वाला विधायक नहीं चाहिए, उसको चाहिए उस फलना पार्टी का टिकट। अरे भैया, जब फलना पार्टी के टिकट के विधायक है तो घास नोच रहे हैं बैठ के। अभी भी देखिए, अभी बिहार में
मानसून समय चल रहा है, कब किस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा कहने की कोई बताने की भी जरूरत नहीं है। बिहार बाढ़ के मामले में डूबता आया है, एक तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाता है, और हमारे यहाँ दक्षिण बिहार में जो आपका मगध और शाहाबाद क्षेत्र है, जो अंग का क्षेत्र है, उसमें सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कहाँ क्षेत्र का विकास कर रहे हैं? क्योंकि आपने वोट दिया है राजनीतिक पार्टी को। तो वो जो नेता है जो कुछ अच्छा करना चाहता है, वह नेता इस वजह से अच्छा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पार्टी के एजेंडे में वह क्षेत्र शामिल नहीं है। मुझे बड़ा दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भाई लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अल्पसंख्यक हो, बाढ़ आएगा तो बाढ़ है ये नहीं देखता कि इसमें ब्राह्मण डूब रहा है कि वैश्य डूब रहा है कि शूद्र डूब रहा है कि क्षत्रिय डूब रहा है कि अल्पसंख्यक डूब रहा है। सुखाड़ का भी आलम यही, आपदा किसी को नहीं छोड़ता, जैसे कोरोना ने नहीं छोड़ा है। ये अलग बात है, जमात की राजनीति में कोई पार्टी अपना बाजार गर्म कर लेता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ताल ठोक कर कह सकता है कि हमें कोरोना नहीं होगा। हाँ, मैं ताल जरूर ठोकता हूँ क्योंकि मैं सनातन धर्म पे बात करता हूँ, वेद वेदांत पर बात करता हूँ, अपनी संस्कृति और सभ्यता की बात करता हूँ, हम हवन पद्धति की बात करते हैं, हम तमाम चीजों को बताने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लोग अपने आप को बचा सके, अपने प्रदेश को बचा सके, देश को बचा सके। हमारे सर्वेश कुमार मिश्रा जी ने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल, हम लोग लगातार बार बार कर रहे हैं और आज भी हम लोगों सरकार से यह मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होना ही चाहिए। ऐसे घृणित कार्य को अंजाम देने वाले, चाहे वो जो बातें खुल के आ रही है या जो संदेश आ रहा है यश चोपड़ा का, खान ब्रदर्स का, सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान, आमिर खान, जितने भी तरह के ये खान है, पता नहीं ये खान कोयला के खदान वाले खान नहीं है, ये वह खान है वो खा जाते हैं अच्छे अच्छे कलाकारों को, वैसे कलाकारों को जो इसके अंदर उर्वरा शक्ति है। यही तो हम बताना चाहते हैं सर्वेश भाई कि हमारे भारत के युवा, चाहे वो पत्रकारिता कर रहा हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल वर्कर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, उनकी कदर नहीं है। कदर किसको है? जो चढ़ावा चढ़ाएगा लालटेन को, जो चढ़ावा चढ़ाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जो चढ़ावा चढ़ाएगा लोजपा को, जदयू को और जो भी पार्टी है। अरे भैया, आपको देना चाहिए। और हम जो आम जनता है उनको, जो हम लोग बात करते हैं वोट की राजनीति में, हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, मैंने एक संपादकीय भी लिखा था कि जाति से दामाद चुनिए, सरकार नहीं। यानी जाति से आप अपना दामाद का चयन करिए, लेकिन जब कोई नेता हम करें कि हम टिकट चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम टिकट चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, हम टिकट चाहते हैं किसी भी दल से, और हमको टिकट, हमको दल के कारण आप हमको चुनाव जिताना चाहते हैं या फिर हमारे व्यक्तित्व को चुनाव जिताना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। और जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में, आप गौर करके देखिएगा कि अगर वहां से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर जाता है, उस क्षेत्र में चहुओर विकास होता है। इसका कारण है क्योंकि उस पर राजनीतिक दबाव नहीं है, उस पर पार्टी का कोई दबाव नहीं है, और पार्टी के दबाव नहीं रहने के कारण बहुत तरह की परेशानी, बहुत तरह की बातें सामना फेस करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भैया ललटेन से टिकट मिल रहा, हाँ तो वोट देवो, ललटेन का नता ना देवो। अब मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार 1990 से लेकर 2015 के चुनाव तक, यानी कि 2020 आज के तारीख में है, तो आप गौर करके देख लीजिए, आप लगातार दे रहे हैं टिकट, भैया से चुनाव जितवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कभी सुशील कुमार मोदी यहाँ से विधायक रहे, आज अरुण सिन्हा है। पटना इस बार भी डूबेगा, कोई बचा नहीं सकता है। 3 महीना के जैसे कि कई थी ना, एक बंद कमरे में बंद कर लिया था और उन्होंने अपने दशरथ के लिए सिंहासन के मांगने के लिए एक कोक भवन में चली गई थी। हमारे नीतीश जी भी कोक भवन में चले गए थे 3 महीना, जब लॉकडाउन था सुशील मोदी भी कोक भवन में चले गए थे। ये लोग डर से निकल नहीं रहे थे कि कोरोना पकड़ न ले। ये तो अपने आप में ये लोग कोरोना है बिहार के लिए, ये कोरोना से कम नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, तेजस्वी यादव या कोई भी हो। ये लोग आम लोगों से नहीं, इन लोगों को चिंता इस बात का है कि मेरी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब ऐसी स्थिति में आप जरा गौर से सोचिए कि सरकार बनाने के लिए
हमें अपने वोटर के जिंदा रहने का ज्यादा चिंता नहीं है, हमें सिर्फ सरकार बनानी है, इस बात की चिंता है। और नरेंद्र मोदी जी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार में अभी जो माहौल है, इस माहौल में लोग डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या कम निकल पा रहे हैं। सरकार का कितना बढ़िया व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिया है, हालत बहुत बद से बदतर है। लेकिन इनको चिंता इस बात का है कि हम जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि वर्चुअल रैली होगा। डिजिटल युग में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आज के तारीख में करने के लिए बिहार में एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो वर्चुअल रैली का मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का दिया जा सके। वैसी स्थिति में सीधा संवाद करने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निजात किया है, आप देख लीजिए क्या होगा। आज हमारा युवा जो कैरियर बनाता है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंडस्ट्री, एमबीए, बीसीए, एमसीए, पत्रकारिता, वकालत, हर क्षेत्र में अपनी अपनी कीर्तिमान को स्थापित करना चाहता है। लेकिन आप उसको देख लीजिए क्या मिल रहा है। अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आरक्षण की वजह से आप छोड़ दीजिए भैया, यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो हमारा भाई है वह गैंगमैन में आज बहाल हो रहा है। गैंगमैन में ग्रुप डी की बहाली में जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम डेवलप किया गया है कि आप बड़े घर के हैं नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, आप उद्योग लगा नहीं सकते, और आपको यूपीएससी नहीं मिला तो संतोष कीजिए, नहीं मिला तो ग्रुप डी पर भी संतोष कीजिए, क्योंकि हम अपने को सरकारी नौकर बनाने की दिशा में प्रयत्नशील। अगर कोई युवा, जैसा कि हमने कहा, देवव्रत गणेश, रामाशंकर दुबे जी जो अभी गोह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, हमारे कई साथी हैं, रानी चौबे जी हैं नाथनगर से, हमारे सोनू यादव जी हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र से, अश्वनी तिवारी जी हैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र से, हमारे भोला मिश्रा जी हैं सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान, प्रदीप पांडे जी हैं चैनपुर से। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि अपने युवाओं का जो वास्तव में ईमानदार प्रयास करने वाला युवा है, उस युवा को बस पार्टी के टिकट के सैंपल पे हम लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। मनोबल टूटता है, मनोबल टूटेगा, और जब मनोबल टूटेगा तो कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहता। आज राजनीति में एक दौर आया कि जब राजनीति में अच्छे लोग आया करते थे। राजनीति करने का मतलब था सेवा, त्याग, भावना, बलिदान, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा। आज वो इस सब ताके पर रख दिया गया है। आज कौन आएगा जो युवा आज राजनीति में आना चाहता है? पार्टी से हैं आप, कितने साल से सदस्य हैं आप, कितने लोगों को मेंबर बनाया आपने, कितना पैसा दिलवाया पार्टी को आपने, आपके पार्टी ने क्या किया उस क्षेत्र में, इसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन हमने क्या किया उस पार्टी में, इसकी चर्चा होगी। अगर आपने सदस्यता नहीं लिया हो, अगर लोगों को नहीं जोड़ा, आप कुकर्म कीजिएगा और हम लोग सदस्यता अभियान चलाएं। आपके कुकर्म के नतीजे के कारण ही आज लालू यादव जेल में है। तो ब्रजेश की गलती है क्या? इसमें कोई देवव्रत गणेश की गलती है, रामाशंकर दुबे की गलती है, अश्वनी तिवारी और भोला मिश्रा की गलती है कि लालू यादव अपनी करनी से जेल में है। अब सुशील कुमार मोदी जी भी जब सत्ता से हटेंगे, ये भी जेल में जाएंगे, क्योंकि इन पर भी सृजन घोटाला और बाल मुजफ्फरपुर बाल गृहकांड का मामला हो, या बहुत सारा ऐसा घटना है जिस घटना में ये लोग इन्वॉल्व है सीधे तरीके से, लेकिन सिस्टम में रहने की वजह से ये लोग बच जा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं? अंधभक्ति। अब क्या हो गया है कि एक तो युवाओं को, युवा के नाम पर सिवाय ठगी के कुछ नहीं हो रहा है। युवा तेजस्वी यादव है, सरकार बनाना चाहते हैं, इनको प्राथमिकता में युवा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप गौर करके सोचिएगा। अब आप यह मत सोचिएगा कि मैं कोई लालटेन का प्रचार कर रहा हूं। हम पप्पू यादव से भी आग्रह करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करेंगे, नीतीश कुमार से भी आग्रह करेंगे कि आप युवाओं को, अगर राजनीति में, युवा भी राजनीति भी एक कैरियर है आज के तारीख में। आखिर आपको सेवा करने का, सेवा तो आईएएस भी कर रहा है, जो जिला के डीएम है, एसपी भी कर रहा है, बीडीओ भी कर रहा है, सीओ भी कर रहा है, डीएसपी भी कर रहा है, थाना प्रभारी भी कर रहा है, सीडीपीओ से लेकर तमाम तरह के सब सेवा ही कर रहा है। तो क्या एमएलए, मुखिया, जिला परिषद सेवा नहीं कर रहा है? क्या पैक्स अध्यक्ष सेवा नहीं कर रहा है? क्या हमारा सांसद सेवा नहीं कर रहा है? अगर उसको सेवा नहीं कर रहा है तो पेंशन किस बात का? अगर सरकार के नौकर को, सरकारी नौकरों को 2004 के बाद पेंशन बंद कर दिया गया, क्यों नहीं एमपी एमएलए साहब का पेंशन बंद कर दिया जा रहा है? क्योंकि आपको यह लगता है कि यह सेवक ऐसे सेवक हैं जो
अपने क्षेत्र में अपने नौकरी के बहाली, जैसे एमएलए चुनिएगा तब सेवा करेंगे। एक डीएम तभी आपका सेवा करता है जब वो डीएम बन जाता है। लेकिन एक कार्यकर्ता जो युवा है, जो अपने जवानी का महत्वपूर्ण समय अपने क्षेत्र के लोगों के उत्थान में, भले ही उसके उत्थान में उसका भी उत्थान हो, लेकिन उसके क्षेत्र में उत्थान, कितने लोगों को टिकट मिलता है भैया? राजनीति में कितने लोगों को टिकट मिलता है? राजनीति में अगर 100 अगर उस जिला में कार्यकर्ता काम कर रहा है, 6, 7, 8, 10, 14, 15 जहां जहां क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा की संख्या है, उसमें कितने लोगों को मिलेगा टिकट? आप उसमें से वो बाकी लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे उनको कौन भरपाई करेगा? हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के, अपने परिवार के हिस्से का जो समय है वो अपने क्षेत्र के लोगों को देते हैं। और आप यह कहकर टिकट में आप वोट नहीं देंगे कि आप फलना पार्टी से नहीं थे इसलिए हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन आप गौर करके दीजिए कि जिसको अब तक आपने चुना है वो कहाँ है आपके साथ, वो कितना मदद कर रहा है आपके साथ। 2015 में आपने चुना होगा भैया आप लोगों ने विधायक को, आपके विधायक कोरोना के संक्रमण में आपके नजदीक आए क्या? आ रहे हैं क्या? आएंगे भी क्या? यही तो ड्रामा है। क्योंकि आज भी 71 सीट और 55 सीट जदयू और भारतीय जनता पार्टी और लोजपा का वो सवाल लोग पूछेंगे, वर्चुअल रैली का नाम दे दिया गया। और चाणक्य विकास मोर्चा जब इस मुद्दे पर बात करेगी तो जो अंधभक्त लोग हैं भाई, अंधभक्त लोग, उनको लगता है कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ खिलाफ बोलते हैं, ये जदयू के खिलाफ बोलते हैं। मैं किसी का ना खिलाफ बोलता हूँ और ना ही मैं किसी का पक्षधर वाली बात बोलता हूँ। मैं वह बात बोलना चाहता हूँ, वह बात बोलता हूँ जो समाज हित में जरूरी है। आप बताइए कि मगध क्षेत्र में ब्राह्मण को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? क्या मगध क्षेत्र का, मैं सभी दिशाओं पे बात करूंगा, मैं किसी ऐसा नहीं कि मैं मिथिला को छोड़ दूंगा, सीमांचल को छोड़ दूंगा, सारण को छोड़ दूंगा, शाहबाद को छोड़ दूंगा। पहले मैं बात करता हूं मगध का। मगध जो चाणक्य की धरती मानी जाती है, ऐसे तो पूरा भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो एक समय में अखंड भारत के हिस्सा थे तो मगध के क्षेत्र में ही जाना जाता था। लेकिन अभी जो वर्तमान मगध है जिसमें नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, इन विधानसभा क्षेत्रों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। और जितने ब्राह्मण हैं अपने आप को काबिल समझते हैं, चाणक्य और परशुराम के वंशज समझते हैं, भले ही अपने आप को समझते रहे, लेकिन ना आपको राजनीतिक पार्टी वाला, कोई भी राजनीतिक दल, ना बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, जो भी हो, कोई भी पा हो, वो पा जो है ना आपको कुछ प्राप्ति नहीं देने वाला है, आपको टिकट नहीं दे रहा है आपको, इसलिए कि वो जानता है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यह एक बड़ा विषय है और इस विषय को ध्यान से समझना ही पड़ेगा आपको कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तो मगध में एक भी ब्राह्मण योग नहीं है। आप इस बात को गंभीरता से सोचिए, एक भी लोगों को नहीं मिलता। सीमांचल चले जाइए, सीमांचल किसी मुस्लिम कम्युनिटी का बपौती क्षेत्र तो है नहीं। क्या हमारे वहां हिंदू नहीं है? क्या हमारे वहां के हिंदू एमएलए नहीं बन सकता है? क्या हमारे वहां के हिंदू एमपी नहीं बन सकता है? इन बातों को समझना होगा कि अगर कोई भी युवा राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर काम करता है, अपना बेहतर आयाम देना चाहता है, तो आप बस इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि कैसे आप काम करेंगे, तो इन बातों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। अब देवव्रत गणेश अगर कोई पार्टी प्रयास कर रहे हैं अपने किसी पार्टी से कि हमको कोई पार्टी टिकट दे, आरजेडी में भी जा रहे हैं और भी लोगों जगह से बात करना क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है। लेकिन चूंकि देवव्रत गणेश जिला परिषद के रूप में जो उन्होंने 5 साल में सेवा दिया है, तो एक उम्मीद की किरण है। अब कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए या मिल जाए और आप देवव्रत गणेश को सपोर्ट ना करें, तो आपको विधायक तो मिल जाएगा पर देवव्रत गणेश नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक ऐसा युवा जो आपके लिए समर्पित और संगठित भाव से काम करता है। अब रामाशंकर दुबे जी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अपने क्षेत्र में अपना वो व्यापार भी करते हैं, उद्योग का भी काम करते हैं, लेकिन अपना समय, बहुमूल्य समय देकर अगर अपने क्षेत्र के विकास के प्रति काम करना चाहते हैं तो आप उनको टिकट नहीं दीजिएगा। अश्वनी तिवारी जी 20 वर्षों से समय दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में,
जितने समय से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बना था, उससे अधिक समय से समय दे रहे थे भोला मिश्रा जी। आप वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या मतलब बनता है किसी भी चीज का? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। हम भारत के लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, धनवाद, सब तरह के विवाद में ज्यादा मशगूल रहते हैं, लेकिन जो जरूरत की चीज है हम उसको दरकिनार कर देते हैं। अभी कोरोना के संक्रमण में हमारे भाइयों ने, मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूं, चाहे वो रामा दुबे जी हो, अश्वनी तिवारी जी हो, सोनू यादव जी हो, भोला मिश्रा जी हो, रानी चौबे जी हो, देवव्रत गणेश जी हो, इन सब लोगों ने अपना जान जोखिम में डालकर लोगों को सहयोग किया है। और ऐसा नहीं कि इन्हीं लोगों ने सिर्फ किया है, सब लोग, सब क्षेत्र के लोगों ने किया है। तो हमें उस समय में पार्टी देखना चाहिए या वैसे व्यक्तित्व को जो हमारे लिए रिस्क लेकर लोगों के बीच आकर काम कर रहा है। अगर आप उन लोगों को महत्व नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपके बीच अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का, युवाओं का घोर अभाव है। आप तकलीफ में रहेंगे, आप कष्ट में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं जाएगा। क्योंकि जो विधायक जी जीत गया है उनको तो कोरोना में डर से बाहर रहे, जब बिहार का मुखिया ही घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बिहार का विपक्ष का नेता ही घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद कितना काम करते होंगे। एक हमारे एमएम झा साहब हैं, चूंकि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब भी देते चलेंगे, क्योंकि मैंने आज प्रश्न भी देख के जवाब देने का मन बनाया है। एमएम झा साहब ने लिखा है कि ब्राह्मण एकता आज की महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। जब तक हम एक बनकर दहाड़ते नहीं तब तक बहरों का कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ दहाड़ रहे हैं हम लोग? अगर आपने आवाज उठाई हमने दबा दी, हमने आवाज उठाई आपने दबा दी, यही खेल चल रहा है हमारे खासकर बिहार के राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप चले जाइए यूपी, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, ब्राह्मणों की क्या शक्ति है इस बात का एहसास करा देंगे लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तो हम लोग अपने जाति के वर्ण व्यवस्था में भी फंसे हुए। अरे ये फलना वर्ण का है, वो फलना वर्ण का है, अच्छा हम तो भोजपुरिया है, वो तो मैथिल है, वो तो मगही है, वो तो अंगिका क्षेत्र के हैं, वो ये है, वो है। ब्राह्मण जिस दिन संगठित हो गया, और हम तो बार-बार कहते हैं ब्राह्मण एकता की बात ही नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण एक जुटता तो है ही, हम आवाज नहीं उठाते, और जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा देने की कोशिश करते हैं। आज ब्रजेश मिश्रा निश्चित तौर पे मुखरता के साथ ब्रजेश मिश्रा और पूरा जनक विकास मोर्चा पूरी ताकत के साथ आवाज उठा रहा है। आप गौर करके लिख लीजिए, इस बात को गांठ बांध कर लिख लीजिए, और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 समाप्त हो जाएगा, एक भी ब्राह्मण संगठन आपको मजबूती से आपके आवाज के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए फिर नजर नहीं आएगा, फिर अगले चुनाव में नजर आएगा। लेकिन चाणक्य विकास मोर्चा ने यह शपथ उठाया है और यह कृत संकल्पित है कि 2025 का बिहार का मुख्यमंत्री चाणक्य विकास मोर्चा तय करेगा। यह संकल्पित भाव को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ चाणक्य विकास मोर्चा सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं करता है, हम क्षत्रिय की भी बात करेंगे, हम वैश्य की भी बात करेंगे, हम शूद्र की भी बात करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वही है जो सबको लेकर चले। और दहाड़िए, आपका दहाड़ हमने सुना शनिवार को, और आपके उत्कृष्ट विचार से भी हम अवगत हुए, और बहुत मजबूती से लगा कि हमारा भाई पूर्णिया से भी मजबूत आवाज लगा रहा है। और हमारे बड़े भाइयों का जब प्यार और समर्पण का भाव जब अपने छोटे भाइयों के प्रति दिखने लगेगा, तो वह दिन दूर नहीं जब ये दहाड़ सदन में भी गूंजेगा। और आज आप देख रहे होंगे, आप महसूस भी कर रहे होंगे आप लोग, कि आज के तारीख में राजनीतिक पार्टियों में ब्राह्मणों को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि उनको यह पता चल चुका है। और जब 5 चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और गुजरात के, छत्तीसगढ़ के, तो इन राज्यों के चुनाव में जो नतीजे आए, उन नतीजों को आप महसूस कर सकते हैं कि ब्राह्मण ने सिर्फ नोटा दबाया। तो भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोटा थमा सकते हैं,
तो बाकी डमरू पार्टी की औकात क्या है? लेकिन यह तब संभव हो पाया जब ब्राह्मण के साथ साथ विभिन्न जाति के पढ़े लिखे युवा गोलबंद होकर वैसी राजनीतिक पार्टियों को जो गुमराह करती है लोगों को, जो भावनाओं का बलात्कार करती है, वैसे लोगों को हम लोगों को समझकर जवाब देना चाहिए। अगर कोई भाई लिखता है तो हम लोग उसी को काउंटर कर देते हैं। अभी हमारे एसएम झा भाई जी ने लिखा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार, निश्चित तौर पर जनक विकास मोर्चा आपके साथ है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूरे विधानसभा क्षेत्र के घर घर दौरा करते हुए सभी भाई बहनों से 10-10 रुपए का चंदा लेकर उसी से पैसे से चुनाव लड़ूंगा। आपका एक साथी एसएम झा भी है पूर्णिया से, बिल्कुल धन्यवाद। और आप बिल्कुल, मैंने कहा पहले ही कहा आपको कि जैसे आप जैसे बड़े भाई जब दहाड़ लगाना शुरू कर देंगे, नहीं मांगेंगे हम ठीक किसी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से। हमने जब ये बात कहनी शुरू की तो लोगों ने यह बात कहा कि हम क्या करेंगे और कैसे काम करेंगे। कहीं ये एक सज्जन ने लिखा भी कि आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे हैं, जदयू से भी टिकट मांग रहे हैं। मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना भाई, हम तो चुनाव के उम्मीदवार ही नहीं है। लेकिन जो मेरा भाई चुनाव का उम्मीदवार है, अगर वह सेवा दे रहा है उस क्षेत्र में और उस राजनीतिक पार्टी से अगर वह मांगता है टिकट, तो इसमें खराब क्या बात है। वैसी स्थिति में हमको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। कई भाई लोग हमारे जब मोबाइल पे फोन भी कर रहे हैं, जब उनको ये पता है कि मैं अभी लाइव पे हूं, तो आप अपना संदेश हमको मैसेज कर दीजिए भैया, ताकि आपके कारण वीडियो भी छिप जा रहा है और हम बात नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों से। हमारे बिहार में जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे जो पूर्णिया से भाई लड़ेंगे उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार एसएम झा जी, पूरा जनक विकास मोर्चा का समर्थन आपको है और जहां जरूरत पड़ेगा आपके लिए एक एक शरीर का कतरा आपको समर्पित करके काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि अगर बिहार की जनता बिहार विधानसभा चुनाव में अगर विकल्प के रूप में अगर इस बात को सुनती है, समझती है, तो निश्चित तौर पे हम एक विकल्प हो सकते हैं। विकल्प हर चीज का होता है, हर चीज का विकल्प होता है। आज कोरोना का संक्रमण आया है, कोई सरकार विकल्प खोज पा रहा है क्या? इसका एक ही विकल्प है, संयम, धैर्य और सुरक्षित और अपने को बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग। इसका ये विकल्प के रूप में आज के तारीख में यही है और यही सरकार कर रही है। यही बात कहने के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, नमस्ते करिए। यही बात ब्राह्मण पहले कहता था कि मंदिरों में स्वच्छ और बिल्कुल आप उस धर्म और अध्यात्म के बात को ध्यान में रख के अगर काम करिए तो आपको छुआछूत की बात नजर आने लगती थी। आपको लगता था कि ये पाखंड है, ये ब्राह्मण का झूठापन है, तरह तरह की बातें आने लगती हैं। तो आप गौर करके देखिए, आज आप नमस्ते कर रहे हैं, अभी कौन से ब्राह्मण पर आरोप लगा सकते? नहीं लगा सकते। और हम बिहार के जो ब्राह्मण हैं, तकलीफ इस बात का होता है कि इस बिहार में ब्राह्मणों की आबादी 90 लाख है, 90 लाख। और न जाने किन कारणों की वजह से हमारे ब्राह्मण भाई खुल के सामने नहीं आना पाते। लेकिन उन्हीं उसी भाई को जो फेसबुक पे लाइव पे नहीं देखेगा, ना शेयर करेगा, ना कमेंट करेगा, ना ब्राह्मणों की बात करेगा, मत करो शेयर, मत करो कमेंट, मत देखो लाइव। लेकिन एक ब्राह्मण अगर तकलीफ में है, तुम उसके परिवार के सदस्य हो, तुम उसके समाज के हिस्सा हो, तो आपको इस बात को ध्यान में रखें। तुमको शब्द इसलिए बोला, मैंने युवाओं के लिए बोला है, हमारे जो अभिभावक है वो आप हैं और आप रहेंगे। लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि हम अपने गोतिया से लड़ रहे हैं, हम अपने समाज से ही लड़ रहे हैं। आप 90 लाख की आबादी है, कोई नोटिस ले रहा है क्या? ना भारतीय जनता पार्टी नोटिस ले रहा है, ना राजद ले रहा है, ना जदयू ले रहा है। आप जबरदस्ती झोला टांगे हुए कि भैया हम फलना पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, हमको टिकट मिले या ना मिले, झोला में कुछ मिल जाए। लेकिन अगर हम मजबूती से काम करेंगे, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप गौर करके देखिए, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो अच्छे जो युवा जो राजनीति में भी अपने बेहतर करियर, अरे किसी का बेहतर करियर होगा तो उसका प्रादुर्भाव चारों तरफ लगेगा। अगर कोई मुखिया अपने क्षेत्र में काम करता है
तो सिर्फ मुखिया ही लाभान्वित नहीं होता, बल्कि वह क्षेत्र भी लाभान्वित होता है। कोई जिला परिषद अगर अपने क्षेत्र में अगर काम करता है तो हम सिर्फ आरोप लगाते हैं कि चोर है, पैसा ठग लेता है, पैसा वसूल लेता है, लेकिन अगर वो जिला परिषद में चुनाव लड़ा और उसको लाखों रुपए खर्च हो गए और वह चुनाव नहीं जीता, तो कोई एक भी वोटर जाके पूछता है कि आप चुनाव लड़े थे, बहुत सज्जन आदमी, ये 50,000 रुपये रखिए, आपका बहुत पैसा खर्चा हो गया होगा। हमको इस भाव को समझना होगा कि हमारे जो लोग हैं उनके अच्छे और बुरे दोनों ही चीजों पे ध्यान से हमको कार्यक्रम करना है। बातें समझ में आएगी। आज ब्राह्मण बिन पेंदी का लोटा की तरह, चाहे वो किसी भी दल में हो, भले ही अपने आप को बड़ा सुरमा समझता हो, लेकिन उसका वास्तविक वजूद क्या है यह किसी से छुपा नहीं। हमारे प्रदीप पांडे जी ने लिखा कि पैसे से टिकट खरीद कर जीतने वाला प्रत्याशी कमाने के लिए राजनीति में जाता है, ना कि समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए सेवक सुनिए, कारोबारी नहीं। प्रदीप पांडे जी बिल्कुल सही बात। जो पैसा देकर टिकट देके जाएगा और आप जो टिकट खरीद के लाया है उसी को आप वोट देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अगर 1 करोड़ रुपया लगाए हैं, हमने अगर अपने बीवी का मंगलसूत्र टिकट लेने के लिए दांव पर लगा दिया है, तो आपकी बीवी का मंगलसूत्र छीनने में मुझे कोई शर्म नहीं लगेगा, क्योंकि जब मेरी ही बीवी नहीं बचेगी, जब मेरा ही अस्तित्व नहीं बचेगा, तो आप रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। आज यही कारण है कि भारतीय राजनीति में अच्छे लोग नहीं आना चाहते, और अच्छे लोग नहीं आने की वजह से इन भ्रष्ट और दोगले चरित्र वाले राजनेताओं के प्रवेश के कारण न सदन में आपके लिए आवाज उठाई जाती है। कोरोना के संक्रमण में हर वोटर को 5,000 रुपया मिले, किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने आवाज लगाया, लेकिन अपना वेतन बढ़ा लिया। एमएलए साहब का 50,000, एमपी साहब का वेतन बढ़ गया, एमएलए साहब, एमएलसी साहब का वेतन बढ़ गया, लेकिन किसी वोटर को 5 रुपये मिला। साला बनाया मैंने एमएलए, बनाया मैंने एमपी, और मेरा ही 1 रुपया पारिश्रमिक नहीं, और जिनको मैंने बनाया वो मालिक हो गया कोरोना के संक्रमण में भी। और आपको कहा जा रहा है कि आप पीएम फंड में, सीएम फंड में दान करिए। इसके बावजूद आप अपने क्षेत्र के मजबूत युवाओं को सदन भेजने के बजाय वैसे लोगों को जो टिकट खरीद के लाया है और वो आने वाले समय में आपके क्षेत्र की योजनाओं का कालाबाजारी करेगा, आप उसको ही सदन भेजेंगे, तो आप भ्रम में मत रहिए कि आपका कल्याण होने वाला है। आप कतई कल्याण के भागीदार नहीं हो, आपको होना भी नहीं चाहिए। किसी भी वोटर का वास्तविक महत्व तब है जब वो ईमानदारी से, निष्ठा से काम करे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, 2-4 लोगों का जो प्रश्न है वो मैं पहले उनका जवाब दे दूं। विद्या भारती जी हैं, उन्होंने लिखा कि दल से लड़े या निर्दलीय, सूत्र सही होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता सही संपर्क सेवा साधने वाले हो तो सफल होना ही होना है। बिल्कुल सही कहा है आपने विद्या भारती जी, हम आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि सूत्र सही होने चाहिए, काम करने की नीयत सही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा मनोबल तब और बढ़ता है कि सूत्र बेहतरीन होने के बाद भी जो वोटर हैं उनको सैंपल चाहिए। हमारे कुमरान विधानसभा क्षेत्र में गधे को भी कमल लटका के दे दिया जाएगा तो वही चुनाव जीतता है, ऐसी परिभाषा दी जाती है। मैं नहीं बोलता, भाजपा के लोग भी बोलते हैं कि हमारा क्षेत्र है, हम कुत्ता के गले में भी कमल लटका देंगे, वही जीत कराएगा, भले या बरसात में आपकी माए बहन एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला बरसात में सुशील मोदी की माए बहन एक हो गई थी, भाग गए थे घर छोड़ के, लेकिन वोट उन्हीं को देगा लोग। आप गौर करके सोचिएगा, समझिएगा। तो स्थिति क्या है, कहां है सूत्र? अब तो सूत्र है कि आप उसके लिए उपयोगी है या नहीं, यह निर्भर करता है। लेकिन बावजूद इसके आपके सलाह पूर्णतः सही है कि सूत्र अच्छे होने चाहिए और संपर्क साधने की कला, तो निश्चित तौर पे काम करने के अंदर और उत्साह वर्धन होता है। लेकिन अगर सूत्र अच्छे हो और मदद मिल जाए वोटरों का, तो वो क्षेत्र निश्चित तौर पे आदर्श विधानसभा के रूप में जाना जाता है। अन्यथा विधायक तो बनेंगे। अभी वर्चुअल रैली हो रहा है, डिजिटल की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास संघ का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा संगठन है, और अंधभक्त भी। तो आंख मूंद के बटन क्यों दबाता है? उसको थोड़ी मतलब है कि मोदी ने क्या किया, सुशील मोदी ने क्या किया, हमको भाजपा को वोट देना है। चाहे किसी की सरकार बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अंधभक्त भैया बटन दबाएंगे। जो ललटेन वाले लोग हैं वो ललटेन को ही दबाएंगे, उनको कितना भी समझा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियर आदित्य पांडे जी का एक सवाल है कि लाठी डंडा लेकर हम हक मांगना पड़ेगा। अब हम लोगों का आवाज कोई सुनने वाला नहीं है भैया, लाठी डंडा की जरूरत ही नहीं।
आदित्य भाई साहब, अगर पांडे, चौबे, दुबे, मिश्रा, पाठक, चौधरी, ठाकुर, झा, भट्ट, अगर ये लोग समर्पित हो गए और सिर्फ बटन दबाने की दिशा में प्रयत्नशील हो गए तो लाठी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बटन पी दबा कर इनका पैंट गीला कर देंगे, इनका पैंट ढीला कर देंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा, आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, हक मांगना पड़ेगा। आज क्या होता है, आपको विश्वास हो या नहीं हो, आप मेरा मोबाइल का निकलवा लीजिए सर्विलांस, प्रत्येक दिन 50 ऐसे लोगों का फोन आता है जो ब्राह्मण भी है और अदर जाति के भी है कि मेरा FIR नहीं हो रहा है, मेरा सुपरविजन नहीं हो रहा है, ये यहाँ ये गड़बड़ी है। हम लोग जितना हो सकता है मदद करते हैं, लेकिन अगर यही भाव उस क्षेत्र के लोगों में पनपने लगे तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं एक बेहतर बदलाव आएगा। लेकिन हम करते क्या है कि नीतीश का विकल्प तेजस्वी नहीं ना होगा, हम लोग ये बात कह के टाल देते हैं। हम कह रहे हैं कि अभी हमारे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में नौशाद आलम का विकल्प हमारा देवव्रत गणेश हो सकता है और होगा। अगर आपने संकल्प ले लिया है तो होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अरे भैया ये तो हिंदू है तो हम मुसलमान होकर उसको वोट कैसे करेंगे? क्या देवव्रत गणेश ने किसी मुस्लिम को गाली दिया है? क्या देवव्रत गणेश ने सिर्फ मुसलमानों के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, अच्छा किया है? मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हर चीज जो हिंदू के साथ हो रहा है उसमें क्या मिलावट है वो देखिए। देवव्रत गणेश जाति के चाहे जो हो, उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, हम सब भाई भाई का कॉन्सेप्ट पे जो अगर कोई काम करता है तो फिर कोई पार्टी का सिंबल क्या मायने रखता है? और अगर उस व्यक्ति को एहसास करा दीजिएगा कि हम वोटर हैं और आपके सपोर्टर हैं, हमें किसी सिंबल से नहीं, हमें देवव्रत गणेश, रामाशंकर दुबे, अश्वनी तिवारी, भोला मिश्रा, SM झा और रानी चौबे जैसे लोगों को हमको चयन करना है। वैसे हजारों जो हमारे योद्धा हैं जो किसी भी राज्य के किसी भी चुनाव में अपनी प्रतिभागिता निभाते हैं, उनको मदद करें, निश्चित तौर पे आपके उम्मीद पर वो खड़ा मिलेगा। और नहीं करते हैं तो लाठी डंडा क्या है कि 47 उठाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इस लोकतंत्र में वोट का मतलब है और वोट के लिए संगठित और संकल्पित भाव का होना जरूरी। युवा का स्थिति देख लीजिए, अभी युवा को देख लीजिए क्या हो रहा है। उसको अभी विधानसभा चुनाव में किसी को 5,000, किसी को 10,000, जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से उसको एक रेट दे दिया जाएगा। विधायक कोई और बनेंगे, मौज मस्ती कोई और करेगा, उस क्षेत्र में गाली हुआ युवा सुनेगा। लेकिन अगर कोई वैसा युवा जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर काम करता है तो उनको मदद करने से उम्मीद की किरण जगेगी और आपका विकास होगा। अभी जो सैनिटाइजर खरीद के बांटा है लोगों ने, जो मास्क बांटा है लोगों ने, जो सम्मान किया गमछा बांट कर, उनका मनोबल बढ़ाइएगा या विधायक रहने के बाद भी घर में दुबक कर अपनी जान बचाने वाले लोगों को पुनः विधायक बनाइएगा। फैसला आपको लेना है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। अविनाश तिवारी जी कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं भैया, लेकिन हो सके कई लोगों को कड़वा लगे। अरे लगने दीजिए ना, करेला हमेशा कड़वा ही लगता है। मिर्ची तीखी लगती ही है, लेकिन लोग मिर्ची खाना पसंद करते हैं। बगैर मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता और अच्छे शब्द हो और वो कड़वे नहीं हो तो फिर तो वो तो वेश्यावृत्ति का कोठे जैसा है, क्या मतलब बनता है? अभी आप देखिए मॉनसून का सत्र, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी घर से निकले संप हाउस देखने जा रहे हैं तो आप अंधा है, आप यहाँ के राजा हैं, संप हाउस देखने की जाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब पदाधिकारी आपको सही फीडबैक नहीं दे रहा है। अभी पटना बाईपास को काटा जा रहा है, काट दिया गया है एक तरह से, हमारे एक पत्रकार भाई ने बताया। आप अगर 2 दिन लगातार बारिश हो गई तो जिस केवल सच के कार्यालय से मैं बोल रहा हूँ यहाँ भी 3 फीट पानी हो जाता है। अब कितना फीट ऊंचा कराए समझ में नहीं आएगा कि कितना प्लिंथ का लेवल बनाया जाए जिससे पानी से मुक्ति किया जा सके। आप गौर करके देखिए कि आपकी सरकार कर क्या रही है। लेकिन जो अंधभक्त हैं हमारे विधानसभा से, पटना का लगभग विधानसभा क्षेत्र आपको भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, यहाँ राजद को दे दीजिए टिकट, यहाँ कांग्रेस को दीजिए टिकट या किसी को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई कास्ट भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का यहाँ 10,000 वोटर है। जिस जाति का पार्टी जिसको कहा जाता है, पिछले विधानसभा में 135 को वोट मिला था। जिस दलित की बात करते हैं, जिसकी संख्या है, उस पार्टी को 135 वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 200 के ऊपर कोई पार ही लगभग लोग नहीं कर पाया था। आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है।
तो यहाँ पे अंधभक्ति से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि हम कैसे काम करें, कैसे काम नहीं करें। और जो ब्राह्मण है, हमारे जो पंच पौनियाँ हैं, चाहे वो कुमार पंडित हो, हमारे यहाँ बढ़ी हो, हमारे जो ठाकुर हो, हमारे यहाँ जो चंद्रवंशी हो, जो ब्राह्मण, ये सबके सब अगर विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे, समाज के विभिन्न हिस्सों की बात करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि हम हर पार्टी के विकल्प हैं। लेकिन ये भाव होगा तब, अन्यथा कौन पूछता है किसी को। हमारे मैकाले पद्धति पर हमारे भाई आचार्य शशिकांत दुबे जी जो देहरादून से आते हैं, धर्म की नगरी है, और धर्म की नगरी से गुरुकुल की बात करते हैं, आप उठाकर देखिए, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। उनको क्या सुनाई भाई, तो हम अभी गाना गाएं या शरीर का पूरा पार्ट दिखाएं जहां सेक्सुअल इन्वायरमेंट बनने लगे, तो अभी आपको एक बार की 1 करोड़ लाइक हो जाएगा, आपको 1 करोड़ लोग देखने लगेंगे। आप अभी नंगा हो जाइए कि ब्रजेश मिश्रा दिखाना चाहते हैं अपना, तो अभी लाइक का शेयर बढ़ जाएगा। तो स्थिति इतनी, मानसिकता अगर गिरती जा रही है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमें हमारे लोग, हमारे विधायक, हमारे सांसद काम करें। हम तो कहते हैं कि अगर जिस दिन हमारी देश का वोटर जिस दिन जागरूक हो गया, ये नेता अपनी औकात में अपने आप आ जाएंगे। और जब तक आप नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए, अभी प्रवासी मजदूर बने हैं, अगर आने वाले समय में एनआरआई मजदूर भी कहा जाएगा, घबराइए नहीं। अगर कोरोना जैसा कोई और डायन आ गई, कोरोना को हमने डायन इसलिए कहा कि दिखती नहीं भैया, पता नहीं किस तरह का नजर लगा दिया इन्होंने। अब आप देखिए कि अगर बिहार की जनता से नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, और मैं कह सकता हूं विपक्ष में तेजस्वी यादव को भी, इन लोगों को बिहार की जनता से अगर प्रेम रहता, तो आपदा की स्थिति में 6 महीना तक चुनाव को टाला जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए अगर लगता है, और 6 महीना के बाद जब कोरोना का संक्रमण जब लगे कि समाप्त हो गया है या इसका व्यापक असर नहीं पड़ सकता है, तब आप चुनाव कराइए। कुर्सी के लिए बेचैनी क्यों है, किस बात की बेचैनी है? नीतीश जी की सरकार है ही, राष्ट्रपति शासन होगा तो एनडीए की ही शासन एक तरीके से कहा जा सकता है। तो विपक्ष अगर इस मामले में व्याकुल है, तो फिलहाल जो वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली में तेजस्वी यादव की सरकार तो बनने नहीं जा रही, ये तो तय है, लिख लीजिए इस बात को। शायद 80 सीट भी ना मिले, क्योंकि डिजिटल रैली और वर्चुअल रैली के दृष्टिकोण से जिसको खेल को नए पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है, पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आएगी। आप इस बात को जरूर रखिए, ध्यान रखिए, जब गांठ मान लीजिए। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो अपना जो सोच है या जो मैं देख रहा हूं एज ए पत्रकारिता के दृष्टिकोण से या नेताओं के बातचीत के दृष्टिकोण से, और जो वोटर है उनका जो ट्रेंड है उनके दृष्टिकोण से, आज भी उठा के देख लीजिए कि अगर आप कोई ललटेन का पोस्ट करिए, सबसे अधिक वोटर है बिहार में यादव, मुसलमान। आप उनका वोट कितना, उनका देखिए कितना उनको शेयर मिलता है, जितना उनको लाइक मिलता है, क्योंकि डिजिटल जमाना चल रहा है तो डिजिटल ही बात करेंगे। अभी आप सर्वे करा लीजिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आएंगे। तो वैसी स्थिति में डिजिटली जब इलेक्शन होगा, आप कहाँ हैं? और जो 90 लाख ब्राह्मण भाई हैं हमारे, ये तो बहुत विद्वान आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जागरूक है, चाणक्य के वंशज है, परशुराम के अवतार हैं, दधीची के जैसा दान देने वाले लोग हैं, सुदामा जैसा धैर्य रखने वाले लोग हैं, एक से एक महापुरुष है। हमारे राजीव दीक्षित जी जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत से योद्धा हैं, लेकिन ये अंधभक्ति में मशगूल है। रामा दुबे जी गो से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीते, इसके लिए ब्राह्मण आइडियोलॉजी नहीं बनाएगा, ब्राह्मण वोट कैसे काट दे रामा दुबे का, इसके लिए बात करेंगे। देवव्रत गणेश अगर विधानसभा में चुनाव जीत जाए और सदन में उसकी आवाज उठाए, इस दिशा में सोचिए, तब आपके अच्छे लोग समाज के लिए बेहतर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी, आपके हिस्से की कौन बात कर रहा है? आप उठाकर देखिए, कौन वृद्धा पेंशन की बात कर रहा है? अभी जब चुनाव आया और ये आपदा आई तो 22 लाख राशन कार्ड बांटे जाएंगे 25 जून से। 22 लाख राशन कार्ड, तो पहले उनको राशन की आवश्यकता नहीं थी, या जो 22 लाख राशन काटे जा रहे हैं वो अचानक से भिखारी हो गए, या इनके पास अन्न का दाना घट गया। यह कंप्लीट राजनीतिकरण है।
जो समाज के हिस्से के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य जो सरकार की योजना है, उस लाभ को आप तक पहुंचाने वाला व्यक्ति को महत्व नहीं दीजिएगा तो कई विधायक, कितने विधायक उठाते हैं आप पूछिए ना। नौशाद आलम ने कितना विधानसभा में सवाल उठाया, हमको बताइए। और भी जो पूर्व विधायक होंगे ठाकुरगंज विधानसभा के, कितना सवाल उठाया होगा उन्होंने। लेकिन मकई के उचित दाम मिले, इसके हिस्सेदारी के लिए देवव्रत गणेश ने आवाज उठाई। वो सदन में नहीं है, लेकिन जहां वो आवाज उठा सकता है उसने उठाई आवाज। तो अपने लोगों को, जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, आप जब उसको मदद नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा। अभी हमारा जो गढ़हनी, भोजपुर जिला के गढ़हनी है, गांव है, अब वो थाना भी है, गढ़हनी थाना है। अब गढ़हनी थाना के थाना प्रभारी के आतंक के बारे में जब सत्तारूढ़ दल के लोग आग्रह कर रहे हैं, तब उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है। और हम और आप चुप है कि विकल्प नहीं है। अरे भैया, तो विकल्प कौन बनेगा? लालू यादव का विकल्प कौन बना? नीतीश कुमार बने। कैसे बने? जब आपने वोट दिया कि लगा कि नहीं अब जरूरत लालू यादव की नहीं, नीतीश कुमार की, तो उसी तरीके का आपको विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, यह अब हमारे लिए विकल्प नहीं है, बल्कि नया पीढ़ी, नए लोग, नए जोश, नई उमंग, नई ताकत, नई शक्ति के साथ वैसे लोगों को भेजिए। अन्यथा पार्टी पर भेजते रहिएगा तो खाली पार्टी पार्टी करते रहिए। तो पार्टी ने आपको क्या दिया है? अभी भाजपा ने क्या दिया आपको कोरोना के संक्रमण में? झूठा 20 लाख करोड़ का पैकेज। नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर आप कितना घरों में सैनिटाइजर पहुंचा है, कितना लोगों को मास्क मिला है, ये पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं है। आज तक तो बढ़िया किट इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। सरकार के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना का टेस्ट करने वाला किट तक नहीं है। अभी हमारे एक परिचित है, एक कंपनी को आईसीएमआर ने अप्रूव किया है, भारत में एक ही कंपनी को अप्रूव किया है। अब उस कंपनी का किट का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को, और कम पैसा में लगभग 500 रुपये का आता है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि 500 रुपये में होता है, जो 2400 रुपये 2000-3000 के बीच में टेस्ट हो रहा था, वैसा टेस्ट जो आपको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर इस बात को बता दे कि आप कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं, तो वैसी चीजों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। विद्या भारती जी बोलती हैं कि ओम नमः शिवाय। भाई साहब, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, केवल कर्म करने के पहले फल की आकांक्षा करते हैं तो विरुद्ध है। कर्म पहले, उसके बाद फल मिलता है। हम संपूर्ण कर्म पर विश्वास करते हैं और जो फलित होता है। बिल्कुल मैं भी ठाकुर जी का भक्त हूँ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। विद्या भारती जी कर्मण्येव अधिकारस्ते का परिभाषा को मैं समझता हूँ, लेकिन आपने शायद यह भी सुना होगा उसी भगवान श्री कृष्ण के कि भाग्यम फलम दी सर्वदा। तो भाग्य में होगा तो कर्म भी करवा लेता है, लेकिन कर्म करना चाहिए। और हम लोग कर्म ही कर रहे हैं और कर्म को ही परिभाषित करके बात कर रहे हैं। हम निर्दलीय जो चुनाव लड़ने की बात करने वाला जो व्यक्ति है, वो कर्म को ही प्रधानता मानता है। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सोच रहा है, इसका मतलब है कि वह कर्मठ है, उसको अपने कर्म के आधार पर वोट प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जो पार्टी के एजेंडे पर चल रहा है, तो पार्टी का जो विधायक है वो तो बंधुआ मजदूर है किसी पार्टी का। आप गौर करके देखिए, ऐसा नहीं कि सबके सब विधायक बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, लेकिन 90% जो भी पार्टी के विधायक है, एक व्यक्ति अगर कोई राजद में है, वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी में है, कोई है माइकल लाल, बिहार का कोई एमएलए या कोई एमपी जो है अपने पार्टी के विरोध में एक शब्द, कोई जो नाजायज बात है उस पर भी बोल सकता है। आपके सवर्ण समाज के जितने भी एमएलए और एमपी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी में, है कोई माइकल लाल जो ये बात बोल सकता है कि आरक्षण अच्छा चीज नहीं है, SC/ST एक्ट को हटाना चाहिए? है कोई माइकल लाल? ये कर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म करना और फल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कर्म को प्रधानता तो देना ही देना है, मजबूरी है। पहला कर्म है कि माइंडसेट सेट करना कि हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे, और जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वही चुनाव लड़ने के बारे में सोचता है, सबको नहीं सोच सकता है। एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत मुश्किल से 25 से 30 उम्मीदवार आते हैं, और एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख के आसपास वोटर होते हैं। तो क्या 30 ही लोग कर्म करने वाले लोग हैं, बाकी लोग कर्महीन हैं?
तो कर्म करने वाले लोगों को, फल देने वाले लोगों के प्रति भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म करने वाले व्यक्ति को अगर समय पे फल नहीं मिलेगा। कर्म तो किया था पांडवों ने, जीत भी हुई कर्म की, लेकिन क्या हुआ, पांडव की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण हो गया, पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो गई, समाज में पूरा परिवार का समापन हो गया। कर्म को सही समय पर फल मिलता है, तभी उसका उस कर्म का महत्व है। आप मान लीजिए कि हम जिन योद्धाओं का नाम ले रहे हैं, यह अभी उम्र में बिल्कुल युवा है, यानी कि क्षेत्र में भागीरथ प्रयास करना होगा तो यह अपने क्षेत्र में 4 टोकरी माथे पर मट्टी उठाकर फेंक सकते हैं। लेकिन 65 वर्ष से कोई विधायक का औकात है कि 1 टोकरी उठा देगा? वो तो उसको गाड़ी पर से उतारने के लिए 4 आदमी कंधा में हाथ लगाता है, तब नीचे उतरता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्म का फल तब देते हैं जब उसका दांत टूट जाए, आंख से दिखाई न दे, शरीर लाचार हो, तब हम उसको विधायक चुनते हैं। तब तो वो विधायक जी अपने 7 पीढ़ी के लिए सोचने लगता है। तो कर्म का सही फल मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार का सबसे सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी में एक समय सीमा है, और उस समय सीमा पर ही उसको जॉब मिलता है, तो उसका अपना एक महत्व है। तो हम लोग को इस दिशा में काम करना चाहिए, पहल करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, और उसके महत्व पर काम करना चाहिए। और निश्चित तौर पे कर्म तो कर्म है ही, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नामांकन करना, क्षेत्र में घूमना, सैंपल मिलना, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। अब हम पटना में 90 से लालटेन लेके लोग जो घूम रहा है विधायक के उम्मीदवार, उसमें रोशनी ही नहीं आई आज तक। और जो कमल जो जीत रहा है वो साला हर साल पानी में आपको अंडरवियर पे पहुंचा देता है। आप किसी भी मोबाइल को चेक कर लीजिएगा, अभी थोड़े ही दिनों में थोड़ा 2-4 दिन बारिश हो गया, तो आपने अगर 2019 का दृश्य देखा होगा, तो जो भाई लोग थे हमारे या बहन लोग जो भी हो, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, चुभेंगी भी, लेकिन गौर करके देखिएगा 2019 में सब लोग अंडरवियर तक आ गए थे, उसके ऊपर भी आ गए थे। जो शॉर्ट हाइट के थे उनका अंडरवियर भी डूब चुका था, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और आप वैसे विधायक को चुनाव जितवा कर भेजते हैं सदन में। अभी हमारा भाई अगर विनोद पाठक यहाँ से चुनाव लड़े कुमरा विधानसभा से, तो हम निर्दलीय और उसका चिंता की चर्चा करने की जरूरत, जो जरूरत बन सकता है आपकी, जो जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है आपकी, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर बाढ़ के आपदा में अगर सीमांचल में देव भरत गणेश भागीरथ प्रयास कर सकता है, तो हम उसको किसी पार्टी के सिंबल के चलते अगर नहीं चुने तो दुर्भाग्य है आपका, और आपको बाढ़ में डूबने से कोई बचा ही नहीं सकता है। कितना विधायक बचाया आपको? बहुत से विधायक चुना आपने, बहुत से एमपी चुना आपने, कौन विधायक आपको बचाया है? क्योंकि उसके अंदर कोई विजन ही नहीं है, और उसके अंदर अगर विजन है भी तो पार्टी का वहां क्षेत्र में उसका कोई मिशन ही नहीं है। अरे वो मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है। अगर एजेंडे में शामिल होता तो आजादी के 39 वर्ष बाद पटना में गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु नहीं बनता। दूसरा सेतु बना जेपी सेतु। कब बना? अंदाजा लगा लीजिए। यानी कि आजादी के कितने बरस बाद, 40 वर्ष के बाद अगर कनेक्टिविटी के लिए एक पुल बनाया जाता है, तो आप कल्पना करिए कहां है आप, क्या कर्म है आपका, और आप वोट देते हैं। हमारे युवा अगर संकल्पित भाव से जितना वो फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान का जो 6 पैक है, अनुष्का शर्मा का जो ये पताल लोग बोला जो कुतिया आइटम है, ये हकलाहा जो शाहरुख खान है, ये शिव जी पर दूध चढ़ाने के लिए रोकने वाला आमिर खान है, 2 औरत से ब्याह करने वाला जो सैफ अली खान है, इन लोगों से बाहर निकलिए और देखिए कि अक्षय कुमार क्या कर रहा है, कंगना रनावत क्या कर रही है, सूद मेरा जो है वो सूद क्या कर रहा है, जो महेश सूद का जो भी आ रहा है, देखिए समर्पण का भाव। तो आपको भी आइडियोलॉजी देखना पड़ेगा। आप हमारे कर्म तो किए थे, हमारे नरेंद्र मोदी ने कर्म किया, जो गुजरात का बालू है उसको मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन से दिखाया, लेकिन हमारे नीतीश जी के पास ये क्षमता नहीं कि मनोज वाजपेयी को लाके यहाँ खड़ा कर दे। हमारे जो मोक्ष की बात है उस पर चर्चा करें, हमारे यहाँ जो बहुत सारी नदियां हैं उस पर हम परिचर्चा करें, हमारे यहाँ जो पर्यटन की संभावना है उस पर चर्चा करें। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें काम करने की जरूरत है। और आप गौर करके देखिएगा, इसके लिए सीधे तौर पर
अगर इस समाज में बिहार का विकास अगर अवरुद्ध है तो इसमें सीधे तौर पे जिम्मेवार ब्राह्मण है। आज इस बात को गांठ बांध के रखिए, और इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि समाज का अगुआ ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के लालचीपन रवैया के कारण ही आज अगर जो लोग लाइव देख रहे होंगे वो ब्राह्मण शेयर करें या ना करें तो उनके ऊपर है। वैसे भी उनको जो मन करता है वही करेंगे, किसी के कहने से कुछ करते नहीं। वो तो अपने पिताजी के कहने पर नहीं कुछ करते, तो हमारे कहने पर क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन मैं उनको जरूर बताना चाहता हूं कि आज अगर इस बिहार का विकास नहीं हुआ है वास्तविक रूप से, तो इसमें सीधे तौर पे ब्राह्मण जिम्मेवार है। क्योंकि हम किसी पार्टी के झोला को उठाकर घूमने वाले लोग हैं। हम विकल्प बनना ही नहीं चाहते। हम अपने भाई को जो विकल्प बनना चाहते हैं उसको बनने ही नहीं देना चाहते। अगर कोई हिम्मत जुटाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो रहा है तो हम उसका मनोबल गिरा देते हैं। तो वैसी स्थिति में ब्राह्मण का सबसे बड़ा काम है कि अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि वोट किसको देना है। और आज भी ब्राह्मण को लोग आइडियल मानता है, ब्राह्मण को लोग मानते हैं कि समाज का यह वर्ग बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही दूरदर्शिता के साथ काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ अपने बारे में चिंता सताने लगती है। मुझे टिकट मिला नहीं मिला तो हमको क्या जरूरत है। अरे भैया, जब आप विधायक नहीं बनेंगे तो क्या सड़कें नहीं बनेंगी, आप विधायक नहीं बनेंगे तो क्या काम नहीं होगा। और काम होता है, लेकिन जिम्मेवार, जवाबदेह और मजबूत संकल्प वाले लोगों को अगर जगह मिलता है, स्थान मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ी शक्ति का एहसास भी होगा और विकास की गंगा बहेगी। आप तमाम कोशिश करके देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को जितना मैं भी बोलता हूं, क्योंकि कुछ उनके कर्म हैं जो बुरे हैं, लेकिन जहां विकास का जब मामला है तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बड़ी जोड़ी को, कांग्रेस पार्टी को भी ध्वस्त कर दिया एक टर्म रहने के बाद। इसका मतलब साफ है कि हर पार्टी का, हर नेता का विकल्प है, आपको समझने की जरूरत है। साथ साथ एमपी दिल्ली में रहने के बावजूद भी 7 एमएलए नहीं बना सकते। आप कल्पना कर लीजिए कि अगर वोटर ने संकल्प ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है और काम होता है। आप दिल्ली की किसी सड़कों पर चले जाइए, आपको हर 1 किलोमीटर पर आपको एक शौचालय मिलेगा। लेकिन बिहार के किसी क्षेत्र में घूम लीजिए, आपको 10-10 किलोमीटर पर भी एक शौचालय नजर आ जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, ये अंधभक्ति में शामिल है, नहीं भाजपा भाजपा करेंगे, भाजपा भाजपा करेंगे। अगर हमारे इस प्रदेश के युवा संकल्पित भाव से यह समझ ले कि हमको चुनाव निर्दलीय ही लड़ना है, तो आप गांठ बांध के लिखिए कि जिस पार्टी को चाहिएगा उस पार्टी का वजूद को हिला दीजिएगा। मैं आपको याद कराता हूं, मैं पिछले 2015 विधानसभा में मुझे कितना वोट आया था यह सब लोग जानता है। लेकिन मेरे पहचान कितने अच्छे हैं, कितने सुदृढ़ हैं, कितने मजबूत हैं, ये भी लोग जानते हैं। बिहार के कुमरान विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोट से जीतते थे ऐसे हमारे भाजपा के एमएलए। जब 2015 में चुनाव हुए, अगर मेरे जितने कर्म अगर महागठबंधन के नेता अकील हैदर ने किया होता तो शायद 2015 में ब्रजेश मिश्रा तो खैर नहीं ही जीतता, लेकिन अरुण कुमार सिन्हा इस क्षेत्र से चुनाव हार जाते। लेकिन वो यूपीए के उम्मीदवार हो गए और शीशा बंद करके घूमे। अगर ब्रजेश मिश्रा का द्वारा किए गए कर्म का 50% भी मेहनत किया होता तो रिकॉर्ड मतलब से जीतने वाले विधायक यहां से चुनाव हार जाते। आज उनकी स्थिति इतनी भयावह है कि अगर बारिश हुई तब भी हमारे जो वोटर हैं, जिनका माइंडसेट फिक्स है कि हम लंगटे हो तो हो, हमारा शरीर का कोई अंग जो दिखे, जो खराब लगे दिखने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोटवा तो उसी को देंगे भैया। तो आप वोट जरूर दीजिए, एमएलए बना लीजिए, लेकिन आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और आप भले अपने आप को सुरमा भोपाली समझते रहिए, क्योंकि 56 इंच का पावर दिखने लगा है। पाकिस्तान तो दिखा ही रहा था, अब नेपाल भी दिखाने लगा है, चीन ने भी अपनी औकात बता दी। तो हमारा कहने का मतलब यह नहीं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच घट गया है, लेकिन 56 इंच का मतलब सही होना चाहिए। हम मजबूत विकल्प, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे उम्मीदवारों को मदद करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव नहीं देती? जदयू वाले ने ठेका ले रखा है क्या कि हम
किशनगंज के विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएंगे, ये मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए भैया ये सीट दे दो जदयू को। तो मुसलमान को ठग रहा है एक तरीके से जदयू कि आप भाजपा में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, आप मेरे में आ जाइए। तो आप गौर करके सोचिए, युवाओं को ये गौर करके सोचना चाहिए, उसको आपके वोट के दिन आपके वोट भर से मतलब है। वोट लिया खत्म। कितने लोगों का 9 साल लंबा बात सुन रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है, ये मजबूत सोचने वाली बात है। टिकट स्वाभाविक सी बात है कि उनको जीते हुए हैं तो टिकट जाएगा उनको, लेकिन आप गौर करके देखिए कि नौशाद आलम जी का क्या भूमिका है। हमारा नौशाद आलम से कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, हम हर विधायक की बात करें, मैंने फोकस इसलिए किया कि वो सीमांचल का पॉपुलर इलाका है, किशनगंज जिला का पॉपुलर इलाका है, तो वहाँ पे ये भावना है। और जो हिंदू के वहाँ पे महत्वपूर्ण वोट है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है। अगर संकल्पित भाव होकर अगर गगई समाज का और राजवंश जी जो समाज है, जो राजवंश और गगई समाज के लोग अगर एकजुटता का परिचय दे दिए तो वही चुनाव जीतेगा जो गगई और राजवंश समाज के लोग चाहेंगे। और मजबूत संकल्प लेने वाला व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम का भी वोट पाता है, और सब लोग चाहते हैं। मुझे बहुत से मुसलमान भाई हैं जो हमारे कई हिंदू भाई से भी ज्यादा मुझे चाहते हैं। मेरे लिए कई जगह पे उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देने तक जैसी स्थिति में मेरा साथ दिया है। इसलिए कोई जाति धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन हम मजबूती के साथ संकल्प, हम विरोध करते हैं उस मुस्लिम का, उस इस्लाम के लोगों का जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। लेकिन जो भारतीय सनातन धर्म, आप जिस धर्म को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, मानिए, मैंने कभी विरोध नहीं, मैंने कभी अल्लाह के बारे में नहीं बोला, मैं कभी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप सब नहीं बोलता, मैं किसी धर्म के बारे में आप सब नहीं बोलता, लेकिन हम सनातन धर्म के लोग हैं। अगर हम माथे पर तिलक लगा कर आए हैं, इस वजह से अगर हमको कोई राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं दे, उस पार्टी की सोच कितनी विस्तृत होगी, कितनी दूरदर्शी होगी, ये सोचने वाली बात। अगर मान लीजिए उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हिंदू है, तो वहां पर कहा जाएगा कि आप तो टोपी लगा के आए हैं, तो आप तो इस पार्टी के लायक नहीं है। ये देश कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल पाएगा। हम वैसी स्थिति में एक संकल्पित भाव होकर काम करना चाहते हैं और मजबूती से काम करना चाहते हैं, और ब्राह्मणों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अगर विकल्प के रूप में, जैसा कि हमने कहा कि हमारे भाई लोग धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, अभी जैसे कि आपने देखा कि एसएम झा जी पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, चाणक्य विकास मोर्चा उनको सलाम करता है, प्रणाम करता है। हमारे ऐसे कई भाई आने लगेंगे सामने, हम आपको एक मजबूत विकल्प के रूप में दिखेंगे, निर्दलीय ही सही दिखेंगे, लेकिन मजबूत विकल्प के रूप में दिखेंगे। और भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी अगर चाहे तो आप गौर से देखिएगा कि इस बनने वाली सरकार में निर्दलियों की भूमिका क्या होगी और क्या खेल हो सकता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन साथ तो आपका चाहिए, वोटर आप है, वोट आपको देना है। हम समाज के हर तबके के, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अल्पसंख्यक हो, हम हर हिंदू पे बेहतरीन चीज को लेकर चलेंगे। अरे आप हमारे और हमारे भाइयों के बीच लड़वा रहे हैं, एक ब्राह्मण और दलित के बीच लड़वा रहे हैं, एक दलित को पिछड़ा से भी लड़वा रहे हैं। मान लीजिए ब्राह्मण दोषी था, तो फिर दलित को क्यों आप पिछड़ा पर क्यों शामिल कर दिए, SC ST में क्यों कर दिया शामिल? तो आप कहना क्या चाहते हैं ये चीज समझिए। एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र चल रही है जिससे हमारे भारत के चारों वर्ण को आपस में लड़वाया जा रहा है, और खुद को MP और MLA बनाने के चक्कर में एक बड़ा काम किया जा रहा है। और अब हालात यही रहे तो भारत को गुलाम होने से अब कोई बचा नहीं पाएगा। और आप ईमानदारी से देखेंगे तो आपके घर में, आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, आपके घर में 100 सामान है तो 95 सामान आपके चीन के द्वारा निर्मित सामान है। यानी कि हमारा भारत क्या कर रहा है? 6 साल से मोदी जी को भी समय दिया गया है, 6 साल कम नहीं होते हैं विकास के। 6 साल में जो हमारा LOC है वो बाउंड्रीज हो जाता, कंक्रीट बाउंड्री लाइन हो जाता। लेकिन हम कैसे करेंगे? हमें लोग कैसे बताएंगे कि क्या होगा? जब जब चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आया, पुलवामा अटैक हो गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी, लेकिन पुलवामा अटैक हो गया। अब बिहार विधानसभा चुनाव आया है, लद्दाख में अटैक हो गया, 6 शहीद हो गए लोग। और हमारे बिहार के अलावा भारत के कई
क्षेत्र के हमारे जो भाई हैं वह शहीद हो गए, लेकिन शहादत के बाद जो राशि है उसको देने के बाद उस वाले जितना एक दिन में भारत माता की जय और वंदे मातरम और बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल की जुलूस और समर्पण का भाव दिखाने वाले जो लोग हैं, जिस दिन उनका श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है उस 12 दिन के बाद वही शहीद के घर वाले से जमीन को लेकर कुछ अन्य मामलों को लेकर उसी घर के साथ हम लोग केस मुकदमा करते हैं, वो समर्पण का भाव समाप्त हो जाता है। हम इसीलिए एक मजबूत विकल्प की बात कर रहे हैं। हम इसलिए आज ब्राह्मण ज्यादा नहीं करेंगे और हमने यह विचार बनाया है। हमें आप अगर सवाल जो दे रहे हैं हम सवाल का जवाब भी देंगे, आप सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल का जवाब भी देते रहेंगे और समय भी मिला जुला कर हमने ले ही लिया है। मुझे लगा था कि मैं किसी सब्जेक्ट पे बोलूं, क्योंकि हमारे भाई जो कल मंगलवार है, कल हमारे अतिथि वक्ता के रूप में कोई भी आएंगे। अभी हम लोगों ने एक शेड्यूल तय किया है, क्योंकि आज मैं आपको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि चाणक्य विकास मोर्चा इस विधानसभा चुनाव के बाद, हम इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद आपको 5 साल संघर्ष करने वाला एक राजनीतिक पार्टी भी देंगे। देंगे कहने के मतलब मैं दूंगा नहीं कहा मैंने, देंगे यानी कि हम लोग मिलकर एक ऐसे विकल्प का निर्माण करेंगे। उस विकल्प के निर्माण को समझना होगा। हमारे रामा भाई जी पूछते हैं विदेश नीति समझना होगा। हमारे मोदी जी में अच्छी टैलेंट है, बढ़िया बात है, टैलेंट है तो टैलेंट तो दिख रहा है कि कितना बढ़िया टैलेंट है। हमको लगता है कि आपने बयान के रूप में इस बात को कहा है अगर, तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि मैं चूंकि आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपको लाइव को देखता हूँ, तो मैं समझ गया था कि आपने टैलेंट बयान के रूप में लिखा है। अच्छा टैलेंट है, टैलेंट तो दिख ही रहा है कि नेपाल भी अब आपको भिड़ा दे रहा है कि भैया देख ले, ज़्यादा लोग आया तो इधर भी दूंगा। तो आप कहाँ से सुरक्षित हैं, आप कहाँ सुरक्षित हैं? ऐसी स्थिति में ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी कोरोना के संक्रमण में मंदिर में हमारे ब्राह्मण के बारे में कौन सोच रहा है? जो अंधभक्त भाई लोग हैं उनसे, उनको भी ये बात को समझना चाहिए कि आज ब्राह्मणों के बारे में कौन सोच रहा है। ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जो आज भी अपने जजमानों से भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करती है। बहुत से ब्राह्मण भाई, शादी विवाह नहीं हो रहा है। अब शादी विवाह नहीं होने के कारण बैंड बाजा बुक नहीं हो रहा है, कम्युनिटी हॉल नहीं बुक हो पा रहा है, बढ़िया सामग्री नहीं लोग खरीद पा रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से कोरम पूरा किया जा रहा है शादी विवाह। और वो भी जो बहुत लोग बेचैन हैं उनको ज़्यादा जल्दी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं तेज तरार वाले जो चालू लोग हैं कि भैया कम बजट में निपट लिए। तो हमें एक मजबूत विकल्प के रूप में काम करना है समाज को, और समाज को, लोगों को जागरूक करना है। हम लोग अगर सदन में, हमारा एक भाई भी सदन में ईमानदारी से पहुंच गया, जिसकी संभावना दिखती है, क्योंकि हम वादा नहीं कर सकते क्योंकि ये वोटर के हाथ में है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में गुरुकुल, बिहार में हर वो व्यवस्थित चीज दिखेगा जो आपको काम करेगा। हमारे जो साथी हैं देवव्रत गणेश जी, आपको आपके ही क्षेत्र में एक वृद्धाश्रम बना कर देंगे। आप गौर करके देखिएगा कि जो काम आपके 74 साल के जो आज़ादी के होने जा रहे हैं, जो सांसद और एमएलए नहीं कर पाया, वह काम आज का युवा पीढ़ी देवव्रत गणेश करके दिखाएगा। लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप गौर करके, अभी रामा शंकर दुबे जी ने लिखा है कि देवघर जाने की मनाही हो गई, परंतु चुनाव का समय नहीं बढ़ सकता है। ये तो वोटर को समझना चाहिए, ये तो वोटर को समझना पड़ेगा भैया कि भगवान से आपको दूर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव से नहीं। आपके लिए, उनके लिए चुनाव जरूरी है, तो आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। लेकिन वोटर फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वास्तव में अगर इस देश का, इस प्रदेश का, अगर जितने ज्यादा नेता गुनाहगार हैं, उससे कहीं ज्यादा गुनाहगार इस राज्य का वोटर है। इस वोटर को समझना और समझाना बहुत मुश्किल वाला काम है। आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आप बड़ी संख्या में जाएंगे, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, तो यहाँ यह नहीं कहना है, यहाँ तक कहना है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। अब मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि अब की बार मोदी सरकार,
अरे मोदी की सरकार तो बोलने का हक ही नहीं है इन लोगों को, खैर। और अगर बोलते हैं तो बेशरम है। बेशरम इसलिए क्योंकि मोदी सरकार तो हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो नीतीश सरकार होगा, एनडीए की बात होगी तो, क्योंकि आपकी तो औकात ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने की भैया, क्योंकि जो आपका जो डिप्टी सीएम है वो तो मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देना चाहता। तो आप लोग अगर मोदी सरकार, भाजपा अगर ये नारा लगाती है कि अब की बार मोदी सरकार, तो शर्म से मतलब क्या बताएं आपको, बोलने में भी खराब लग रहा है वो शब्द मैं बोलना जो चाह रहा था कि मोदी सरकार तो कहीं बोल, नीतीश कुमार बोलिए। मोदी जी और अमित शाह का जो बड़ा बड़ा सिर है, यानी कि खोपड़ी है इतनी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े दिमाग भरे हुए हैं, लेकिन बिहार में नहीं चलते इनकी औकात नहीं है बिहार में सरकार बना लेने की। आप इस बात को समझ लीजिए, इनको अपने दम पे इनको सरकार बनाने की औकात नहीं है, इस बात को गांठ भर लीजिए। तो वैसी स्थिति में विकल्प है, आप गौर करके देखिए, आप खोजिएगा कि भैया एनडीए के विकल्प यहाँ क्या है। एनडीए के विकल्प तेजस्वी यादव तो बिल्कुल ही नहीं है, तो कोई है ही नहीं, तो ड्रामा करने की जरूरत क्या है। बटन दबाइए, रैली रैला भी करने की जरूरत नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो रैली क्या है का भैया, बटन दबाइए, कहिए नीतीश जी एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर, 5 साल के फिर एक्सटेंशन बढ़ा दिए नीतीश कुमार के लिए, फिर चुनाव के लिए इतना खर्चा करने की भी जरूरत क्या बात, जब विकल्प है ही नहीं। तो भारत के जनता को बहुत मजबूती से समझना होगा कि वोटर क्या है और क्या उसको सोचना चाहिए। वोटर नहीं समझेंगे तो भैया आप महान हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आप चुनाव में उसी को मतदान देकर सदन भेजना चाहते हैं जो आपके बारे में सोचे ही नहीं। अगर ये ब्रजेश मिश्रा सदन में बैठा होता तो पानी निकलने के लिए बरसात का इंतजार नहीं कर रहा होता। बरसात खत्म, पानी न लगे अगले साल उस पर काम शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। अब फिर डूबेंगे आप। नीतीश कुमार के सरकार की औकात नहीं है। अब मोदी जी की तो बातें छोड़ दीजिए, तो भाग जाएगा, फिर पानी नहीं आएगा तो हाफ पैंट में भागा था, इस बार कहीं अंडरवियर में ना भागे। पिछला बार हाफ पैंट में भागा था बीबी को लेकर, इस बार ये अंडरवियर में भी भाग सकता है। इसलिए आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि पड़ोसी को मालूम है कि ये भगोड़ा है, बारिश आएगा भाग जाएगा। इसके लिए सरकार आएगी एनडीआरएफ की टीम लेकर, मोदी जी को गोदी में बैठा के इनको बीबी बाल बच्चा के साथ पहुंचा देगा सुरक्षित स्थान पे। आपको डूबे हुए रहना है। फिर पप्पू यादव और इंटक और कांग्रेस पार्टी और हम और ब्रजेश मिश्रा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आपसे उससे जितना हो सकता है उसके लिए वो सामग्री पहुंचाएगा। तो एक विकल्प जब तक आप नहीं चुनेंगे तब तक आपको परेशानी को झेलना ही पड़ेगा। आप गौर से सोचिए कि सरदार पटेल की मूर्ति से ज्यादा जरूरत थी गुजरात से जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को कंक्रीट से बना देना, दीवार को कंक्रीट से ढाल देना जरूरत था, ना कि सरदार पटेल जी की मूर्ति की आवश्यकता थी। 3000 करोड़ रुपए में उस क्षेत्र में तैनात जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ तमाम अत्याधुनिक चीजों से लैस करके बगैर कोई दोगली राजनीति का उसको वहां पे काम करने देना चाहिए था। लेकिन हम क्या करेंगे भैया, हमें लास्ट में घूम कर कहना है कि नहीं मोदी का विकल्प राहुल नहीं, नीतीश का विकल्प तेजस्वी नहीं, फलानवा का विकल्प फलानवा नहीं। तो भोगिए, भोगते रहिए, कभी शराब बंद, कभी दहेज बंद, कभी कोरोना में पूरा घर बंद, और अगला बार कोई संक्रमण आया तो आप समझिए कि खेल खत्म। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ब्राह्मण है, समाज के अगुआ है, ब्राह्मण कहीं से भी कोई भी क्षेत्र से या कोई भी जाति का युवा अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई विजन और मिशन के साथ काम कर रहा है, आप उसको सदन भेजिए। उसको अगर लगता है कि हाँ हमको इस पार्टी में बाद में कहा जाएगा, वो तो वक्त की बात है। आप ये सोचिए कि निर्दलीय फिर वही पटिया में मिल जाएगा, तो पार्टी में कोई मिलने वाला व्यक्ति अगर निर्दलीय है तो उसकी सोच निर्दलीय ही रहती है। फिर पार्टी में जब वो तब्दील होगा, जब तक उस पार्टी को नीति को समझेगा तब तक 5 साल पूरा हो जाता है। वो अपने क्षेत्र में काम करता है, और क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को अगर महत्व नहीं देंगे तो भैया वोटर थे, वोटर हैं, वोटर ही रहेंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी,
मेरे थपथपाए जाएंगे विधानसभा में। मैं तो बैठता हूँ बिहार विधानसभा, ये अलग बात है कि नीचे नहीं बैठता, ऊपर बैठता हूँ। बिहार विधान परिषद के प्रेस सलाहकार समिति के रूप में मैं ऊपर भी बैठता हूँ। तो मैंने देखा है कि मेरे थपथपाई जाती है, लेकिन आपकी मुद्दे की बात नहीं होती। आपके मुद्दे की बात वहां नहीं के बराबर होती है। आप होती है तो आपको बता दीजिए, और होती तो 74 साल में आप हर घर शौचालय में नहीं लटके होते। आज भी आपको हगने के लिए तहजीब सिखाया जा रहा है कि हगा कैसे जाता है। अब हम हगना शब्द कहेंगे तो एक बार मैंने पिछले बार बरसात के समय मैंने एक लिख दिया था, तो एक हमारे कोई सिंह जी थे, उनको बड़ा खराब लगा था कि हगना शब्द बड़ा खराब है। तो टॉयलेट कहेंगे तो अच्छा लगेगा, तो टॉयलेट लटकाइए और टॉयलेट करिए अगर आपको खराब लग रहा होगा तो आप बरसात के दिनों में पटना के लोग अगर शौचालय में टॉयलेट में जाके टॉयलेट करेंगे तो वही उनके सामने ही वो छलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पूरा घर तो उस समय टॉयलेट ही हो जाता है। तो कहाँ खाइए कहाँ हगिए क्या फर्क पड़ता है। आप भगवान से प्रार्थना करिए। और अगर पटना के वासी हैं, पटना के कुबरार विधानसभा क्षेत्र में, पटना साहिब में, बांकीपुर विधानसभा में, दिग्गा विधानसभा क्षेत्र में, पटना शहर में अगर आप हैं तो चौकी ऊंचा करवा लीजिए। जो पानी में डूब सकता है उस सामान को ऊपर उठवा लीजिए। कुछ खाद्य सामग्री खरीद के रख लीजिए। ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है भैया, क्योंकि कोरोना तो भैया वायरस से आएगा ना। यहाँ तो जब बारिश में सांप बिच्छू ये वो 12-17 जीव जंतु सब आपके तैरते हुए जो हगने वाला स्थिति है वहां पहुंच जाएगा। कब डसेगा कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तो अपने घर का सारा ऑफिस का, चूंकि मैं पिछले बार भी मैं डूब गया था, हमारा कार्यालय में पानी आ गया था अशोकनगर में, तो हमने अपना सारा इंतजाम इस बार कर लिया है कि 2 फीट तक पानी जब आ भी जाएगा तो हमारा कोई सामान बर्बाद नहीं होगा। लेकिन शौचालय को क्या करें, क्योंकि वो तो हगने का आइटम है भैया, उसको कहाँ से ऊंचा कर ले, क्योंकि हमने ऊंचा कर भी लिया तो आपका जो सीवरेज ड्रेनेज है वो तो साला वही के वही है। तो वैसी स्थिति में पटना पुनः नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होगा। और हमारे युवा उस समय लाठी लेके चलेंगे बाबा बने हुए। तो चुनाव के समय में आपको पुरजोर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए अपने वोट का, क्योंकि ये लोग बेशर्म हैं, ये समय पर चुनाव करा ही देंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बारिश से डूब रहे हैं, आपको कोरोना का डर है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं, इनको कोई मतलब नहीं। ताबड़ तोड़ाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। नीतीश जी का ब्रांडिंग चलेगा, नीतीश कुमार है, भाई भरोसा की बात होगी। उन मोदी जी आए, तेजस्वी यादव आएंगे, गरीब गुरबा की बात करेंगे, लेकिन टिकट देंगे अमीर को। कहेंगे गरीब गुरबा सामाजिक न्याय, घंटा का सामाजिक न्याय। आप अपने यहाँ युवा को टिकटें नहीं दीजिएगा तो घंटा का सामाजिक न्याय। अब हिलसा विधानसभा क्षेत्र से हमारा सोनू यादव जो है वो पूरा कोशिश कर रहा है। उसके पिताजी विनोद यादव जो इस्लामपुर विधानसभा में 30 साल से लालू यादव का झोला ढोए, उनको टिकट नहीं दिया जाता। और हिलसा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं शक्ति सिंह यादव, तो ये समाज में कहते फिरते भी हैं कि 30 साल से झोला ढोला ही तक टिकट भी नहीं लेके आप इन्हें दुबा के। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि सोनुआ का टिकट मिल जाएगा। आप उसी पार्टी उसी को दीजिएगा टिकट जो आपके पार्टी का दुष्प्रचार भी किया एक तरीके से, नीतीश कुमार की ब्रांडिंग कर रहा है, लेकिन टिकट उसी को मिलेगा। सोनू यादव झाल बजाते रह जाएंगे। तो गौर करने वाली बात है कि काम करने वाला व्यक्ति अगर काम ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है। तो वैसी स्थिति में समाज के विभिन्न हिस्सों को काम करने की आवश्यकता है, और अगर हम नहीं काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इन चीजों पे ध्यान से समझने की। तो कितने बेशरम लोग हैं, कुछ लोग उनको बार बार हम कहते हैं कि लाइव पे जब बोल रहा तो समझना चाहिए कि एक बार फोन भी काट दीजिएगा, तभी हमारे लोग इतने जागरूक हैं बिहार के लोग, पूछिए मत। खैर, तो आप गौर करके देखिए, आप अगर मान लीजिए ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर देवव्रत गणेश अगर चुनाव अपने समाज का 45% वोट जिसके पास हो, उसको तो पार्टी को बुला के टिकट देना चाहिए। ये तो सोचने और समझने वाली बात है। अब हम पार्टी के सदस्य हैं, उसी को टिकट मिलेगा। तो एडी सिंह पार्टी के सदस्य थे क्या, सांसद बना दिया गया। बहुत से लोगों को एमएलसी बना दिया जाएगा। जो लोग आते हैं पैसा देकर जो एमएलसी बन जाते हैं वो पार्टी में योगदान देते हैं। लेकिन यही होता है, हो रहा है, और इसलिए हो रहा है
कि हमारे देश के युवा, हमारे प्रदेश के युवा अंधभक्ति में मशगूल है। अगर वो संकल्पित भाव से इस बात को गांठ मान ले कि जो युवा बिहार के विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं उनको मदद करें। अब अश्वनी तिवारी जी हैं हमारे ओबरा विधानसभा, भी कोरोना के संक्रमण में प्रमाण पत्र बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर। टिकट नहीं मिलेगा उनको भारतीय जनता पार्टी से। गांठ बांध के अश्वनी तिवारी जी इस बात को लिख लीजिए कि आप नाक रगड़ते रह जाइएगा, भोला मिश्रा जी नाक रगड़ते रह जाइएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा। भले ही आपके अर्थी में हो सकता है मर जाए तो आपके अर्थी में भी नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी की तरफ से कोई जाके कंधा भी हाथ लगाने वाला मिले या ना मिले, आप इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। इसलिए मैंने रामा दुबे जी को पहले ही आश्वस्त करके कहा है कि आप अगर समाज में अपनी प्रतिभा का परिचय देना चाहते हैं तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। आपको पता भी चल जाएगा कि आप जिस ब्राह्मण की बात करते हैं, जिस क्षत्रिय की बात करते हैं, जिस यादव की बात करते हैं कि ये समाज हमारा है, तो ये आपके साथ है या आपके पार्टी के साथ। अगर ये आपको नेता मानता है तो फिर पार्टी कहां रोड़ा बनती है। अगर रामा दुबे चाहिए, अगर अश्वनी तिवारी चाहिए, अगर देवव्रत गणेश चाहिए, अगर भोला मिश्रा चाहिए, अगर सोनू यादव चाहिए, अगर रानी चौबे चाहिए, अगर अखिलेश पांडे चाहिए, अगर चंद्र प्रकाश तिवारी चाहिए, तो हमें बात करना पड़ेगा उस व्यक्ति की, और नहीं तो पार्टी तो है ही आपके, मरवाते रहिए, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। आज भी तेल लगाने के बाद भी वृद्धा पेंशन में 500 रुपया मिलता है तो 200 रुपये कमीशन ले लेता है सर। आप अंदाजा लगा लीजिए। मजबूत विकल्प जब बनेगा तभी बेहतर आप काम कर सकते हैं, और नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। और हम कोई अलग नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हमें क्षत्रिय से भी उतना ही प्रेम है जितना वैश्य से, और हमें जितना प्रेम वैश्य और क्षत्रिय से है उतना ही प्रेम है हमारे अपने जो शूद्र भाई हैं, जिसको आज हम लोग SC ST कहते हैं। और हम एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं और एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन हम लोग जो लड़वाने वाले लोग हैं वही सदन में पहुंच जाता है, और हम और आप बाहर लड़ते रहे SC ST एक्ट में, और मजा मारने वाले लोग लड़ते रहेंगे। हमारे एक मित्र हैं राजकुमार राम, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं बसौली विधानसभा क्षेत्र से। अरे कोई बोलने वाला योद्धा जब सदन में जीत कर जाएगा तभी काम करेगा। कौन पार्टी से है, किससे है, इससे ज्यादा जरूरी है बेहतर लोगों का चयन करना। हमारे एक अरवल के योद्धा है मधुरे उपाध्याय जी, पता नहीं बहुत दिन के बाद लगता है इनका नींद टूटा है, लेकिन ये बहुत अच्छे योद्धा है, अच्छे वक्ता भी और अच्छे कार्यकर्ता भी। खैर धन्यवाद मुरली जी कि आपने सवाल पूछा। चाणक्य विकास मोर्चा इस इलेक्शन में एक मजबूत विकल्प बनेगा। धन्यवाद भैया कि आपने विकल्प के रूप में इसे स्वीकार किया। हम हर घर जाएंगे और अपने चाणक्य विकास मोर्चा जो भी इलेक्शन लड़ेगा उनको जिताएंगे। बिल्कुल हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने अपने लोगों को के प्रचार प्रसार करेंगे, घर घर लोगों को जाएंगे कि हर जिसे नारा चला था ना कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हर हर मोदी या घर घर मोदी तो हो गया। कोरोना में तो ना बोले कि हर घर कोरोना, कोई मत डरोना, कहा दिया थाली पीटो दिया जलाओ खेल खत्म। ये सोचने वाली बात है। तो आप अगर मजबूत विकल्प का संकल्प नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण ब्राह्मण करते रहिए, कोई परशुराम चाणक्य कहने से नहीं होगा। चाणक्य की नीति बनानी होगी। अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप दोगला नहीं है, मेरी बातें आपको बुरी आज लगेंगी, अगर आप दोगला नहीं है, अगर आपको DNA में दोष नहीं है, तो आप निश्चित तौर पे चाणक्य विकास मोर्चा के प्रयास में साथ देंगे। अन्यथा हम ऐसा नहीं चाणक्य विकास मोर्चा, अगर हमारा भाई आशुतोष झा अगर कोई भी संगठन चला रहा है, चाहे वो हमारे और भी संगठन, कुछ लोगों का नाम लेने पर वो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा वो फलना अनाथ नहीं है, मैं उस संगठन का नाम नहीं लूंगा। उनका एक व्यक्ति माना जाता है पार्टी का, उस पर अगर कोई चर्चा करती है तो वो बोलते हैं कि इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति शेषनाथ द्विवेदी की हत्या पर यह बोला जाता है कि शेषनाथ अनाथ नहीं है, लेकिन शेषनाथ खेल खत्म हो गया। कहाँ गया शेषनाथ का मामला का? तो हम लोगों के एक मजबूत विकल्प का हम मदद करेंगे निश्चित तौर पे अपने भाई विनोद तिवारी जी को, चाहे वो कहीं से चुनाव लड़े। लेकिन हम ब्राह्मण भाइयों को संकल्पित होकर अगर काम नहीं किया, हमारा युवा देवव्रत गणेश गणाई समाज से आते हैं तो हम वहां जाकर काम करेंगे। हमारा सोनू यादव
यदुवंश से आता है, हम वहां जाके काम करेंगे। हमारे परिवार के कोई भी सदस्य, हमारे कई ऐसे साथी हैं जो SC ST में हैं, हम उनके क्षेत्र में भी जाके काम करेंगे, उनको सदन पहुंचाने का काम करें। मान लिया कोई SC ST का लड़का है, उसको RJD टिकट नहीं देगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चुनाव लड़ेगा और आपकी कृपा रही तो वो सदन भी पहुंचेगा और आपके हिस्से की हिस्सेदारी की भी बात करेगा। और नहीं करता है तो जय जय परशुराम जय जय चाणक्य करते रहिए। मुखिया का भी चुनाव आप नहीं जीत सकते, जिला परिषद का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, पैक्स का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। MP MLA तो बहुत बड़ा खराब है और आप इसी भरम में जीते जी मर जाइएगा कि ब्रजेश मिश्रा MLC हो गया। और अगर ब्रजेश मिश्रा MLC हो गया तो आप गांठ बांध के लिख लीजिए कि अगर ब्रजेश मिश्रा जिस दिन सदन के दरवाजे के भीतर घुस गया MLC के रूप में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर इस पूरे बिहार में गुरुकुल की शंखनाद दिखाई देने लगेगी आपको। लेकिन हम गंदी राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए हमें अपने हर लोगों को, हमारे इंजीनियर आशुतोष झा का संगठन, जो भी संगठन है उनका, हम उस संगठन का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन हम व्यक्ति का प्रचार जरूर करेंगे। वैसे लोगों को जरूर समाज के बीच लाएंगे जो सदन में अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश के हित की बात करता है, अपने समाज के उत्थान की बात करता है। हम वैसे लोगों को मदद करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, बगैर किसी को बताए हुए, उनके विधानसभा क्षेत्र में अपने धन से, अपने तन से, अपने मन से, अपना हैंडबिल और पंपलेट के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में काम करें। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप हमारा साथ दीजिएगा, और DNA गड़बड़ है तो प्रणाम करते हैं। हमको दोगले लोगों से किसी भी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। हमें वैसे दोगले चरित्र वाले, हमारे अपने भी बिरादरी, हमारा अपना ओन रिलेटिव भी है, तो हम ऐसे दोगले लोगों से दूर रहते हैं। जो अपने परिवार का नहीं, जो अपने समाज का नहीं, जो अपने जात का नहीं, वो साला किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता है। वो भले ही अंधभक्ति का स्वांग रस्ता हो, वो किसी का नहीं है। वो ठग है, वो लुटेरा है, वो चोर है। वो नेताजी से 5,000 10,000 रुपया ठगेगा कि चुनाव में इतना वोट दिलवा देंगे। अरे तुम 5,000 वोट तुम दिलवाने की औकात रखते हो तो तुम मुखिया नहीं बन जाते, तुम जिला परिषद नहीं बन जाते, तुम पैक्स का अध्यक्ष नहीं बन जाते। छुट्टियां बनाना किसी और को। इसलिए ब्राह्मण परिवार को मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए, संकल्पित भाव से खड़ा होने के लिए काम करना पड़ेगा। अभी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लिए, उनका CBI जांच के लिए कितने लोग आवाज उठा रहे? क्या सुशांत सिंह राजपूत किसी एक जाति का फिल्म स्टार था? क्या सुशांत सिंह राजपूत की आवाज सिर्फ क्षत्रिय लोग उठाएंगे? ये ठेका ले रखा है क्षत्रिय के लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता था। आज नीतीश कुमार को चिंता सता रही है। अगर यही नीतीश कुमार सुशांत सिंह राजपूत को, मनोज वाजपेयी को, मनोज तिवारी को, संजय मिश्रा को, बहुत कलाकार है इस बिहार के, पवन सिंह है, निरहुआ है, बहुत से भोजपुरी कलाकार भी, लेकिन नहीं महत्व दिया जाता। श्रद्धांजलि ट्विटर पे दी जाती है। ये हालात है। और हम और आप कि हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, जरूरत पड़ा तो हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हम कनकुब्ज है, सकलदीपी है, श्रोत्री है, गौर है, फलना है, ढेकना है। हम दलित हैं तो हम दलित में भी 22 तरह के जाति हैं। हम पिछड़ा है, उसमें भी पिछड़ा वन है। अरे समझिए, तेलहंगा में मिला दिया इन लोगों ने, और वक्त रहते नहीं समझे, विकल्प बनने की कोशिश नहीं किए। तो यह ब्रजेश मिश्रा मां सरस्वती की कृपा से आपके बीच तो आएगा ही। हम हताश नहीं होते, न ही निराश होते, ना ही नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर हावी हो सकती है, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं और ठाकुर जी तो हमारे आराध्य हैं। बगैर शालिग्राम जी का पूजा किया हुए, बगैर उनका आशीर्वाद लिए हुए अन्न का एक दाना शरीर के अंदर नहीं डालता। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप समझिए, हम नहीं करेंगे काम। और हम ब्राह्मण की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। खत्म हो गया मामला पालघर का। कहां गया पालघर? पालघर कहां गया? 2 साधु की हत्या, खेल खत्म। अर्णव गोस्वामी कहां गए? बड़ी बड़ी हाथ तक चिल्ला कर सोनिया सोनिया कर रहे थे। कहां गए अर्णव गोस्वामी?
बोलती बंद, या फिर सिग्नल दबा दिया गया कि खेल खत्म, जितना उद्देश्य था पूर्ति हो गई। हमारे 2 साधुओं के हत्यारों की सजा मिली क्या? उनके जो चालक थे उनके हत्यारों को सजा मिली क्या? सारे पंडित मौन हो गए। ब्राह्मण संगठन चलाने वाले 90% फ्रॉड लोग हैं, चोर है ये सब। ये पैसा वसूलते, चंदा वसूलते। आप हमारे बारे में भी ये बात कह सकते हैं, पाई पाई का हिसाब देने वाले लोग हैं। एक एक व्यक्ति से जो हमने ब्राह्मण महाकुंभ में सहयोग मांगा है, वो बैंक में स्पष्ट रूप से, आप तो डिजिटल जमाना है, आप वहां चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने जितना भी मनोनयन पत्र बांटा है, सबके पास हिसाब किताब है। पाई पाई का हिसाब देने वाले लोग हैं। कोरोना के संक्रमण में सरकार, हम तो यह भी अब कह सकते हैं कि यह एक राजनीतिक ड्रामा है, ताकि जो छोटे मोटे लोग हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो रैली नहीं कर सके, वो लोगों को हुजूम नहीं जमा कर सके, हमारे सरकार के जो खराब नीति है उसकी चर्चा नहीं कर सके, उसके चलते रैली रोक दो और आप वर्चुअल रैली करें। क्योंकि भैया आपके पास तो दान देने वाले दानवीर करण है, अडानी, अंबानी और भी बहुत लोग होंगे जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, तो आप गौर करके सोच सकते हैं। और ब्राह्मण, जैसे किसी ब्राह्मण की हत्या होगी, लगेगा कि परशुराम जी का अवतार लेके आ गया। अरे तुम तो एक वोट अपने जात के नाम पर दे नहीं सकता, तो तुमसे बड़ा निकम्मा कौन होगा? तुमसे बड़ा जाहिल कौन है? अगर तुम कहने पर बुरा लग रहा है तो लगे, लगने के लिए ही बोलते। जब तुम अपने जात को एक वोट नहीं दे सकते, तो तुम राष्ट्र के लिए खून देगा। तुम परशुराम के अवतार बन सकता है, तुम चाणक्य का वंशज बन सकता है, तुम ठगना किसी और को। और शायद यही बात हर पार्टी समझ गई है कि ये ब्राह्मण जो है, जब अपने जात का नहीं है, ये मेरे पार्टी का होगा। आज यही कारण है कि आपका 100% में 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है, और टिकट के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है, ठेंगा पकड़ा दिया जाता है, और आप पकड़ के संतुष्ट हो गए, छोड़े यार, हम तो चमचा थे, हम तो अंधभक्त थे, हमको तो 10,000 20,000 मिल ही गया। और जब वोटर थे, मेरे पास तो विकल्प नहीं है, मेरे पास तो विकल्प नहीं है, क्या मैं लालू को चुन लूं? तो चुनो उन चोरों को जो 15 साल में को घोटाला कर लिया, सृजन घोटाला कर लिया, उनको चुनो। दवा घोटाला कर लिया, बालिका गृह कांड कर लिया, कहां पे चटे AK-47 से हत्याएं हो रही है, तो विकल्प तो नहीं है। अब AK-47 के से विकल्प तो रेडार में होगा कि तोप से आके मर्डर करेगा। तो यहाँ विकल्प के बारे में के नाम पर जो राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है, इसमें नेता ज्यादा जिम्मेवार नहीं है, वोटर जिम्मेवार है। और अगर आप समाज के सजग है, ब्राह्मण बहुत सजग कहता है अपने आप कि हम लोग बहुत जानकार आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी। हमको तो लगता है कि भारत का सबसे मूर्ख जाति आजादी के बाद अगर कोई है तो वह है ब्राह्मण। क्योंकि मूर्ख ही देखते होंगे कि जब भूख लगता है तो जानवर अपने ही बच्चे को खा जाता है। तो वही हाल है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दुश्मन है। आप गौर करके देखिएगा, 90 लाख वोट, 90 लाख लोग हैं, तो अब 90 लाख में से कम 50 लाख तो जरूर वोटर होंगे, उसमें 20 लाख तो जरूर वोट करते होंगे। लेकिन उसका फायदा क्या है? कोई आपका गुरुकुल की बात कर रहा है, कोई आपको आरक्षण मुक्त भारत की बात कर रहा है, कोई SC/ST एक्ट मुक्त भारत की बात कर रहा है। वोट तो दिया आपने विकल्प के नाम पर कि भैया हम तो इनका विकल्प चुन लिए। आरक्षण की बात हो रहा है, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात हो रही है। आने वाले दिनों में आपको सांस लेने पर भी आरक्षण का खेल होगा, और आप वोट दीजिएगा, कहेगा कि विकल्प है क्या सांस लेने का। तो ब्राह्मण भाइयों, अगर आप ब्राह्मण हैं, कहते हैं कि चाणक्य है, परशुराम है, तो चाणक्य परशुराम का एक बार बात समझना, पढ़ना। चाणक्य ने कहा था कि मौन रहने से या गलत निर्णय लेने की वजह से अयोग्य लोग सदन जाते हैं, और अयोग्य लोग के सदन में जाने की वजह से आप समाज के मूलभूत चीजों को नहीं उठा पाते। तो आपका बात खत्म है। नहीं बोलते बोलते भी मैंने काफी समय ले लिया आप लोगों का।
क्योंकि पैसे से पत्रकार है तो बोलने का तो प्रैक्टिस हो गया। भैया इतना ना बोलवा दिया है नेताओं ने, इतना ना लिखवा दिया है नेताओं ने। और आज मुझे हंसी इस बात के लिए आई कि अब तो टीका लगाने के लिए भी पार्टी से परमिशन ग्रांट करना पड़ता है। बड़ा हास्यास्पद बात है, बड़ा पीड़ा हुआ आज मन में, और बड़ा तकलीफ के साथ साथ हंसी भी आई कि वास्तव में तू विकल्प हो ही नहीं सकता, और तुझे विकल्प होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो सिखा तिलक टोपी पर विचार करके ही टिकट की बात करे, भगवान भला करे उसका। खैर, जब चुनाव आएगा तब तो हम गर्दा उड़ान आपको हर क्षेत्र से रूबरू कराएंगे। आपको किसी ने पूछा है कि हाईटेक होने के बावजूद आए दिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े बैंक लूट की जाती है, इसमें प्रशासन क्या करती है? लूटने के बाद आराम से लुटेरा चला जाता है। आज पीएनबी बैंक से 60 लाख की डकैती हो गई। अरे भैया, सुशासन है, विकल्प है क्या? विकल्प है? लूट लिया, अगला बार 80 लाख लूटा जाएगा तो चर्चा होगी। लेकिन कितना शर्मनाक बात है कि राजधानी में 60 लाख रुपए की लूट हो जाएगी। बहुत ईमानदार है यहाँ के एसएसपी साहब, कई सिटी एसपी, 3 सिटी एसपी है। अरे जब हमारे भी हाल में एक हमारे पत्रकार की भतीजी का एक मामला है, हमारे एक पत्रकार की भतीजी का मामला है। गया की रहने वाली लड़की है, बेऊर में रहने वाला एक सब इंस्पेक्टर है जो मुख्यालय में कार्यरत है। उसके मतलब हमारे जो पत्रकार की भतीजी है उसको मार पीट कर इतना तंग और तबाह कर दिया जाता है। मोटी रकम लेकर विवाह भी किया गया था। खैर, वो एक अलग विषय है, वो तो दान देने पर मैं चर्चा नहीं करता जिसको लेना जिसको देना। लेकिन एफआईआर हुए 1 महीना बीतने को है, एक भी अभियुक्त पकड़ा नहीं गया। क्यों भैया? क्योंकि सब के सब यही ईमानदार हैं, सुशासन लाने वाले लोग हैं। और जब बोलिएगा तो कहेंगे कि विकल्प क्या है? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, ना लड़के की गिरफ्तारी हुई, ना लड़के के बाप की गिरफ्तारी हुई, ना लड़के की मां की गिरफ्तारी हुई। क्यों? क्योंकि वो लड़के का बाप जो है वो सब इंस्पेक्टर है। थू आता है सब बिहार पुलिस। और डीजीपी साहब बात बड़ी बड़ी भले ही करते हैं, और पटना के एसएसपी साहब बहुत ईमानदार अपने आप को भले ही घोषित करते हो। लेकिन हकीकत यही बात है कि पटना संभाल नहीं रहा है। आप झूठे अहंकार से कुछ होने वाला नहीं है। और जो बेऊर का जो थाना प्रभारी है, केस का जो आईओ है, वो बुलाता है कि लड़की को बुलाइए, और डीएसपी साहब कहते हैं कि हाँ। अरे भैया, जब आप कहीं भी शपथ पत्र लेते हैं तो पूरे भारत में मान्य हो जाता है। तो अगर आपके कोतवाली थाना गया के थानेदार ने अगर लड़की का 164 का बयान लिया है तो वो पट्टा में क्यों नहीं काउंट होगा? और अगर डिजिटल रैली हो सकती है, अगर डिजिटल रैली हो सकती है डीजीपी साहब, अगर डिजिटल रैली हो सकती है एसएसपी साहब, अगर वर्चुअल रैली हो सकती है सिटी एसपी साहब, अगर आप डिजिटल अपराधी को पकड़ सकते हैं डीएसपी साहब, अगर आप मोबाइल के आप जो सीडीआर कहते हैं निकालने का, उस निकाल के आप अगर लोकेशन पकड़ लेते हैं इंस्पेक्टर साहब, आईओ साहब, तो आप उस लड़कों को गिरफ्तार करने में डिजिटल जमाना गौन हो जाता है। तो 60 लाख की चोरी हो गई भाई जी, जिसने भी पूछा है सवाल। तो यहाँ विकल्प क्या है, सोचकर आप चुप हो जाइए। कोई बात नहीं, बैंक है, पीएनबी का बैंक का पैसा है, समझेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा भी हो कि इसमें भी साठ घाट ना हो गए। चुनाव का समय है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया, मेरे इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप विकल्प के अभाव में कुछ भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जिस क्षेत्र के बारे में कह रहा था वो क्षेत्र भी वही है, बेऊर। जो घटना की मैंने बात बताई वो बेऊर थाना की थी। और ये जो घटना है 60 लाख रुपए के लूट की, ये अभी अनीसाबाद मोड़ के स्थित पंजाब नेशनल बैंक का क्या ये मामला है। ये हो सकता है कि गर्दनी बाग का या फुलवारी शरीफ के आसपास थाना का यहाँ तो है भैया कि ये रोड आपका थाना, ये रोड आपका थाना। तो मैं इस बारे में नहीं करूँगा, लेकिन ये फुलवारी डीएसपी साहब के अंदर में पड़ता है। आज के लूट की घटना अनीसाबाद के मोड़ पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हथियार के बल पर घुस के 8-10 व्यक्ति थे। तो आपका जो सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा है? आपकी पुलिसिंग कहाँ है?
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता पटना के लोगों को। पटना के लोग अभ्यस्त है कि गधा आए, कुत्ता आए, बैल आए, घोड़ा आए, चला कुछ भी है, सांप भी आ जाए जो आपको डस ले, लेकिन कमल लटकाए हुए है तो वोट आप उसी को देंगे। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप ललटेन को वोट दीजिए, लेकिन जो अच्छा उम्मीदवार है आप उसको महत्व दीजिए। आप एक बार तो कोशिश कीजिए, पहल तो स्टार्ट करिए। आप मजबूत पहल करके देखिए, आपको एक मजबूत विकल्प संकल्प के साथ दिखेगा। और जनक विकास मोर्चा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आप मदद करिए। और हमारे झारखंड में हमारे प्रमोद भाई जुड़े हुए हैं, हमारे धनबाद से देख रहे हैं हम लोगों को, तो आप गौर करके देखिए। हमारे हरिओम जी भी झारखंड से जुड़े हुए हैं, हमारे अमित कुमार जी, गुड्डू जी भी जुड़े हुए हैं, कई साथी हमारे। गुड्डू जी यहाँ पत्रकार भी हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, हरिओम जी है, प्रमोद मिश्रा जी हैं, और भी साथी लोग हमारे साथ जुड़े हुए। कई चीज़ों को गहनता से समझने की जरूरत है। आज लोगों को महत्व नहीं मिलता, तो आप जब तक अच्छे काम करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मनोबल नहीं बढ़ सकता है। आज सरकार ने स्कीम निकाली, क्या पत्रकार कोरोना संक्रमण में भाग नहीं ले रहे थे? क्या कोरोना, रामाशंकर दुबे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, कोरोना के संक्रमण में क्या पत्रकारों की भूमिका नहीं थी? क्या फूल की वर्षा सिर्फ डॉक्टर, पुलिस और नगर निगम, पत्रकार घर छिल रहे थे। अगर पत्रकार का कैमरा अगर नहीं चलता तो ये डॉक्टर, ये पुलिस और ये नगर निगम नजर भी नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, पत्रकारों की हक की बात कौन करेगा? क्योंकि हम पत्रकार 90% दलाल हैं। मैं अपने आप भी कह सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लाज नहीं लगता, क्योंकि हम दलाली में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें जनता के जुड़ी हुई चीजों पर कोई मतलब नहीं। लेकिन दलाल क्यों पत्रकार हो गया, इसके लिए सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार ने बाध्य किया है दलाली करने के लिए। अरे आप हमें कोई मदद नहीं करेंगे तो क्या करेगा? वो आतंकवादी, उग्रवादी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप रोजगार नहीं दिए तो वो बाहर चला गया, और जब मजबूरी में घर वापस आए तो प्रवासी मजदूर कह रहे हैं। इसलिए भाइयों और ब्राह्मण देवता, नीतीश जी ने 2010 में पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बार बयान दिया था एक रैली में कि मैं चाणक्य के वंशजों की भभूति नहीं तनने दूंगा। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ठेंगा दिखा दिया। आज कह देता है ये भाजपा कोटे में है ब्राह्मण, और सुशील मोदी कहता है कि साला ब्राह्मण मेरे यहाँ नहीं चलेगा। और अश्वनी चौबे, विनोद नारायण झा और भी बहुत से नेता लोग हैं। इन लोगों का बिहार के राजनीति में बगैर सुशील मोदी का आगे पीछे किए हुए इन लोगों का कोई कैरियर नहीं है, और ये ब्राह्मण के हितैषी भी नहीं दिखते। भाइयों, आप ब्राह्मण हैं तो आप मेरी बात को समझिए। अगर ये ब्रजेश मिश्रा आपको कोई पीड़ादायक बात कहता है तो हम भी ब्राह्मण हैं, हम ये चाहते हैं कि आपको पूरा बात सुनाएं, समझाएं, लेकिन हम कैसे बात करेंगे? इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। और हम शुक्रवार को विशेष मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि हम अपना आर्टिकल देते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा गिरगिट की तरह रंग बदलती राजनीति। ये जो राजनेता है अब गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको यह बात समझना चाहिए। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम शुक्रवार को विशेष मुद्दे को लेकर आपके पास आएंगे, और हम आज का रूटीन के हिसाब से आपको बता देते हैं। अब आपको समझ में आएगा भी। 2 बजे हम लोग आते हैं, विशेष कारणों की वजह से आज मैं आपको सामने 4 बजे आया। सोमवार को ब्रजेश मिश्रा आएगा। मंगलवार को अतिथि वक्ता के रूप में किसी जाति के वक्ता भी हो सकते हैं। अब हम किसी जाति के वक्ता को भी समय देंगे। मंगलवार को वक्ता हो गए। बुधवार को रामाशंकर दुबे जी आएंगे। बृहस्पतिवार को देहरादून से हम लोग के बड़े भाई आचार्य शशिकांत दुबे जी आएंगे। शुक्रवार को ब्रजेश मिश्रा पुनः आपके बीच आएगा। शनिवार को फिर अतिथि वक्ता के रूप में होंगे, और रविवार को प्रदीप पांडे जी आएंगे।
और हम लोग अपना जो विधिवत धारावाहिक हम लोगों ने चालू किया है, जिसमें कोई ऐड नहीं है, इसमें कोई ऐड नहीं करते, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चाणक्य विकास मोर्चा ब्रांड एम्बेसडर का काम करेगा। और जो भी भाई हमारे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ेंगे, उसमें हम लोग उनको चुनाव जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। यही बात करते हुए आप सभी को जय चाणक्य, जय परशुराम, जय बिहार।